हिटले दी धमाधम, हिटले दी धमाधम सरासरी जोला। मतलब कुल मिला के पहाड़ों की बात अलग है। और मेरे को सबसे विशेष जो बात लगती है, और ये भी बड़ी बात थी कि किसी विदेशी चीज को यहाँ पर स्वदेशी बना लिया जाए और ढोल दमाओं के साथ इतना मैच हो गया। और वैसे सुना होगा कि दीपक राग और बारिश हो जाती थी। 7 स्वरों से जो निर्मित होता है, अच्छा, वो होता है राग। मोरा पिया मुझसे बोलत, उन बादलों के बरसने पर भी उसको शब्द दिया जा रहा है, रुम झुम बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। अब बताओ इसका म्यूजिक ही है, जो कला का आधार बोलते हैं जिसको। कला उन्हीं के हाथों में है जो साधना करते हैं। और साधना करना बड़ा आसान कार्य नहीं, एक रिस्पेक्ट रखता है। उसको पता है कि मैं शराब पी के नहीं गाना गा सकता। कि क्लासिकल म्यूजिक को लोग उतना नहीं सुनते हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के संगीत से म्यूजिक थेरेपी दी जा सकती है? मेरे को ऐसा लगता है जो बीमार होगा शायद और ज्यादा बीमार हो जाएगा वो। एक शेर याद आ गया इन हवाओं से कि बिल्कुल सुनाइए। रुको तूफानों, हवाओं को भी आने दो। ना दिर दिर तोम तदीम तदेरे ना, ना दिर दिर तोम तदीम तदेरे ना, ताना ना दे रे ना, ताना ना दे रे ना, ताना दे रे तोम, ताना दे रे तोम, ताना दे रे तोम, ताना ना दे रे ना। रैप म्यूजिक सीधा होता है बिल्कुल, ऐसा लगता है कोई बात कर रहा है। बग्गे बग्गे बिल्लियां दकी करेंगी, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़, वो ऐसी बात नहीं करेगी काली कार से हम दुनिया से भाग रहे हैं। घराना चलाते तो परिवार ही हैं। तो साहित्यिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लिरिक्स पढ़ेगा। अब तो तेरी यादें ही मेरा सब कुछ है, इस सुकून से कुछ भी ज्यादा नहीं मेरा। अच्छा। और ईमानदारी में तो मैंने हमेशा सबके मुंह से सुना है कि उत्तराखंड के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, गढ़वाली लोग। ब्रह्मा को अर्पण भी कब कर रहे हैं, जब वो मातृभूमि की सेवा की बात कर रहे हैं। कई लोगों की भ्रांतियां हैं संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर कि ये संगठन तो आतंकवादी संगठन है। सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलाई जाती है। एक दूसरे को मारने की शिक्षा नहीं दी जाती है, आत्मरक्षा की शिक्षा जरूर दी जाती है। आपको लगता है कि जींस पहन के युवाओं को समझाना पड़ेगा तो भी हम संगठन सिखाएंगे उनको? हाँ, अपनी मातृभूमि की पूजा करना क्या गलत बात होगी? गलत नहीं है, पर लोगों ने कभी अर्थ जानना ही, आबादी लोगों को संस्कृति नहीं आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका भैजी बोला बातचीत के एक और एपिसोड में। मैं राहुल रावत। भैजी बोला बातचीत हिमालय का नंबर 1 पॉडकास्ट शो है और ये हर बुधवार को सुबह 7 बजे आपको स्पॉटिफाई और यूट्यूब पे सुनने को मिल जाएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं शुभम सिंह बिष्ट। वो एक गायक हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। वर्तमान में वो भोपाल यूनिवर्सिटी से म्यूजिक में मास्टर्स कर रहे हैं। अभी हाल में ये एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है, मैग्नम 87, एक रेसिंग टीम के ऊपर है। उसमें इन्होंने गायन का काम किया है और इस पॉडकास्ट में हमने इन्हीं सब मुद्दों पे डिस्कशन किया। शास्त्रीय संगीत क्या होता है, बॉलीवुड म्यूजिक क्या होता है, रैप म्यूजिक क्या होता है, पुराना नया संगीत, घराने क्या होते हैं, लय ताल तराने क्या होते हैं, कैसे एक बच्चे के विकास में संगीत का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, आरएसएस क्या है और आरएसएस के लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं और जो रूमर्स फैले हुए हैं वो क्या क्या हैं। तो ये पॉडकास्ट सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी लोगों को मज़ा आने वाला, खासकर वो लोग जिनकी संगीत में रुचि है। तो हम ये पॉडकास्ट शुरू करेंगे इन 3, 2, 1। गरारे कर रहे थे आप? गरारे क्यों करने जरूरी क्यों होते हैं गरारे करने? गरारे से गला थोड़ा भारी जो होता है वो ठीक हो जाता है, मतलब नमक के गरारे करने से गले का भारीपन खत्म होता है। तो सुबह सुबह उठ के मतलब करने पड़ते हैं जो भी सिंगर होता है? रोज डेली करते हैं क्या? हाँ, लगभग डेली तो नहीं, मतलब जिस दिन ऐसा लगे गला ज्यादा भारी, जैसे अब ट्रेवलिंग कर ली, इतनी हरिद्वार हुआ है, सब जगह ठंडा गर्म पानी पी लिया और कई बार ठंडी आइसक्रीम खा ली, तो ऐसा लगता ही है तो कर लिया गरारे। तो जैसे आप सिंगर हैं और म्यूजिक की पढ़ाई कर रहे हैं तो गले का ख्याल रखने के लिए बहुत सारी परहेज करना पड़ता है। क्या क्या परहेज रहते हैं? प्रोफेशनली जो सिंगर होते हैं, जैसे कि बहुत अच्छा जो म्यूजिक दे रहे हैं, वो लोग तो विशेष ध्यान रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन नॉर्मली होता है कि ज़्यादा फ्रीज का ठंडा नहीं खाना चाहिए, खट्टा नहीं खाना चाहिए। और मुलेठी जो मेरे हाथ में अभी है, एक ये जड़ी बूटी होती है एक टाइप की, मतलब अच्छा। इसको मुलेठी बोलते हैं। इसका जो रस होता है वो गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसको खाते रहो तो इसका जो रस है वो गले को आराम देता है, साफ होता है गला इससे भी। अच्छा। बाकी बहुत सारी चीजें, ठंडे से बचना होता है, विशेष ठंडे से बचना होता है। तो सुबह उठ के भी मतलब भारी भारी हो जाती है आवाज़, सुबह उठ के तुरंत गा नहीं सकते, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा तो नहीं है, पर ज़्यादा मतलब हाई पिच में, मतलब कि तार सप्तक के स्वर नहीं लगा सकते आप सुबह उठ के। अच्छा। एकदम चिल्लाना शुरू करोगे तो गला बैठ जाएगा। इसलिए हमारे
जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें सुबह के समय शास्त्रीय संगीत में खरज का अभ्यास किया जाता है। खरज क्या होता है? खरज मीन्स वो नीचे के जो स्वर होते हैं। अच्छा, ओ आ हाँ, नहीं। नी ध प जो एकदम गमक की ओर जाता है नीचे, अच्छा, खरज बोलते हैं जिसको। थोड़ा इस तरह से बताइए कि आम जनता की भी समझ में आए, जिनको म्यूजिक की वो नहीं है, जैसे मैंने पढ़ाई नहीं कर रखी, मेरे भी समझ में आ जाए। जैसे हारमोनियम है, हाँ, हारमोनियम में आपने देखा होगा इतना हारमोनियम होता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हाँ। तो जो पहला होता है वो खरज का ही होता है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी वाली मंद्र बोलते हैं उसको। हाँ। मंद्र, जिनमें बेस स्वर। थोड़ा ज्यादा रहता हाँ, है। बहुत ज्यादा बेस होता है, वो मंद्र स्वर कहलाते हैं। अच्छा, लो फ्रीक्वेंसी बोलते हाँ, हैं। लो फ्रीक्वेंसी। और बीच में जो होता है वो मध्य स्वर होता है, मध्य स्वर होता है। हाँ, बीच वाला, और वो होता है तार सप्तक। मध्य मतलब ना कम ना ज्यादा, और तार मतलब कि एकदम बिल्कुल हाई पिच। हाई पिच। वो जो मैं वीडियो देख कांच से जो गा के कांच तोड़ देते हैं, वो हाई पिच रहती है बहुत हाँ, ज्यादा, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की रहती है वो। वही अच्छा, वही। ये सब पढ़ाई करनी पर वो उस वॉइस में और इस वॉइस में अंतर होता है। अच्छा, वो गाने के अंतर्गत नहीं आएगी। हाँ, वो एकदम वो बस फोर्स के साथ एक वॉल्यूम है, हाँ, एक आवाज है जोर की, जो फ्रेशर से आवाज कांच को कर देती है दोस्त। अच्छा। ऐसा है। कहाँ घूमे आप ऋषिकेश में? ऋषिकेश पर लक्ष्मण झूला जाने वाले थे तो उसका काम चल रहा है। अच्छा, वो जाम भी बहुत लगा रहता है ऋषिकेश में आजकल, गर्मियों के टाइम पे, खासकर वीकेंड में पूरा दिल्ली यहाँ रखा रहता है। हाँ, राफ्टिंग करने और वो सब। राफ्टिंग करना, सही बात। और गंगा आरती देखी आपने वहाँ? हाँ, देखी ना। हाँ, मजा आता है, उसका अलग ही माहौल। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा अलग माहौल है, और एक अलग स्वरूप देखने को मिलता है गंगा माता का वहाँ पर। ऐसा पाठ है, फिर मंदिरों की आरती, थोड़ी देर बैठ जाओ सुकून से तो अच्छा लगता है बहुत। लेकिन आपको फिर यहाँ आने में दिक्कत हो गई थी, वहाँ से यहाँ गाड़ी नहीं चलती बस। हाँ, रात का समय था, अब खुद का साधन होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन अब गाड़ियाँ, फिर बसें सीमित समय के लिए होती, बंद हो जाती हैं, तो फिर परेशानी हुई थोड़ी सी। अच्छा, हरिद्वार आ गए थे आप दोस्त के एडमिशन के लिए? हाँ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय है यहाँ पर, शांति कुंज गायत्री परिवार चलाता है, उसको देखने आए थे। अच्छा, अवलोकन करने आए थे कि यहाँ पर हॉस्टल कैसा है, कैसी व्यवस्था है। ऐसा बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है, बहुत अच्छा। देव संस्कृति। शांति कुंज तो मैंने वही सुना था कि शादियाँ होती हैं। नहीं नहीं, वो शांति कुंज तो एक आध्यात्मिक संस्थान है। अच्छा, जो लोगों को अध्यात्म और गायत्री मंत्र के माध्यम से जोड़ता है, अध्यात्म से, और फिर पूजा पाठ सारी चीजों से जोड़कर। पूजा पाठ और शादी उसका एक पार्ट है। हाँ, एक तरह से। शादी कोई पार्ट नहीं उसका, शादी उसका एक का सेवाभावी कार्य है, मतलब कि लोग, जो लोग सक्षम नहीं होते हैं काम करने के लिए, उनको कम पैसों में उनका शादी करना वगैरह कोई संस्थान जैसे करता है, या फिर समाज से अलग होकर जो शादी करते जैसे हम लोग कोई एनजीओ चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी गरीब परिवार की शादी होना चाहिए, कर दी। ऐसा सामूहिक विवाह भी होते हैं। हाँ, वो एक सामूहिक विवाह अकेले नहीं करता, और बहुत सारे काम, बहुत सारे लोगों का एक साथ होता है। मैं जा रखा हूँ, 6-7 लोगों का एक साथ होता है, अच्छा माहौल रहता है। इसके अलावा और भी सेवा कार्य करते हैं वो बहुत सारे। अच्छा, इस बच्चों को शिक्षा देते हैं। अब वो जैसे देव संस्कृति में ही गए थे कल हम, तो पर सेमेस्टर 23,000 रुपए है, मान लो उनकी फीस, हॉस्टल मिला के। हाँ, हॉस्टल मिला के रहना खाना। तो अब ये भी तो एक वही हुआ ना, इतने कम पैसों में आजकल कहीं भी मेरे को नहीं लगता कि हॉस्टल और व्यवस्थाएं सारी प्रोवाइड करा रहे होंगे कोई भी। अब बड़े शहरों में जाओ तो इतने 2 महीने का ही हॉस्टल रहने का हो जाता है, फिर रेंट वगैरह सारी चीजें हो जाती है, फिर और कॉलेज की फीस अलग। ठीक, तो जिनको नहीं जानते हैं, शुभम भाई आप मेरे को वहाँ मिले थे, आपने किसी ने डॉक्यूमेंट्री नहीं देख रही है, मैग्नम 87, वो तो टीम सविदार रेसिंग एक टीम है, उसके ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री है, और कैसे उन बच्चों ने 2020 में वहाँ जाके एक पहाड़ में एक कॉलेज में एक गाड़ी बनाई, 5-6 महीने उस पर काम किया, और इंदौर में कंपटीशन में गए थे, और कैसे वहाँ कंपटीशन में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो शुभम जी थे, क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंट्री को एक तरह से जोड़ने का काम किया था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री का स्ट्रक्चर, क्योंकि मैं बताता हूँ कि शुभम जी, आप जनवरी का टाइम रहा होगा शायद। हाँ, जनवरी 2020 का टाइम था, कोरोना हमें पता भी नहीं था क्या होता है तो उस टाइम पे शुभम जी मिले थे अपने भाई के साथ, वहाँ चाय की दुकान लगा रखी थी। तो शुभम जी कहीं दूर से हमें, शुभम भाई हमारे दूर से कहीं गाने की आवाज़ आ रही थी, हमने गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, इतनी गाड़ियों के शोर के बीच में गाने की आवाज़। तो हम इनके पास गए थे, तो फिर हमने इनका वो लिया था इंटरव्यू में क्या, हमने जा रखे थे, हमने बस रिकॉर्ड कर लिया था। इन्होंने कहा कि करो। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सडनली हम लोग बैठे और फिर अचानक से रिकॉर्ड करके आपने पूरा उसको शेयर कर दिया। बाद में पता चला कि वो ऐसा होने वाला है। नहीं, अच्छा गा रहे थे आप।
आपने देखी वो डॉक्यूमेंट्री? हाँ देखी ना, काफी अच्छी है, हाँ। बहुत अच्छी। कौन सा अच्छा पार्ट कौन सा लगा आपको सबसे उसका? हाँ मुझे मतलब आपने तो सारी चीजें कवर करी उसमें, वो जो बिल्कुल बनाने से लेके वर्कशॉप से लेकर हाँ। और विजिट कराया आपने, छोटी से छोटी चीजों फोकस कराया। ट्रेन के अंदर हाँ सबसे विशेष बात ये थी उसकी कि आपने हर छोटी से छोटी ट्रेन ट्रेवलिंग से लेकर वहाँ पर जो कैसे होटल की वर्कआउट, दिक्कतें। हाँ सब छोटी छोटी चीजों पर, हाँ। और यहाँ तक कि मैं भी आपको सडनली मिला था तो आपने उसमें कैप्चर कर लिया। हाँ। ऐसे कुछ अलग अलग लोग भी मिले आपको, तो आपने उन सबको कैप्चर करा, अच्छा लगा काफी मुझे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, फिर मैंने आपका नाम पूछा था, फिर आपने कहा था शुभम बिष्ट। मैंने उस बिष्ट तो हमारे पहाड़ों से ही आते हैं ज़्यादातर, तो आपने बताया कि था कि आप गढ़वाल से, तो मेरे को थोड़ा वो अजूबा था कि मैंने कहा देखो गढ़वाल के लोग जाते हैं दिल्ली, मुंबई, पंजाब, चंडीगढ़, इंदौर में, यहाँ बिहार के बीच में भी गढ़वाल के लोग पाए जा रहे हैं। तो आपका क्या, कैसे पहुँचे आप, मतलब आपका परिवार के रहता है वहाँ पूरा की? हम लोग जहाँ मिले थे वो पीथमपुर सेक्टर था जहाँ हम लोग मिले हाँ, वो थे। इंदौर से 50 किलोमीटर हाँ मेन इंदौर में नहीं था। वो तो पूरा बिहार है पूरा। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि इंदौर से पंजाब, दिल्ली वगैरह ही मिलते हैं, तो हम लोग भी सबसे पहले पंजाब ही आए थे। अच्छा। मेरा बर्थ प्लेस भी पंजाब है। अच्छा। जन्म स्थान पंजाब है मेरा, और पंजाब से ही फिर हम लोग इंदौर आ गए। तो HR हिंदुस्तान मोटर एक कंपनी, उसमें पापा की जॉब थी, फिर हम लोग इंदौर ही आ गए। फिर मेरी स्कूलिंग वगैरह इंदौर से हो गई। अच्छा। और फिर हम प्रॉपर इंदौर के ही हो गए लगभग। अच्छा शहर है इंदौर, बहुत अच्छा शहर। बहुत, मेरे को मतलब वहाँ ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा लगा था, और सफाई के लिए तो है ही खैर नंबर 1। सफाई की गाड़ी दिन में 2 बार आ रही थी। हाँ लेकिन इंदौर का एक लॉयर से मुझे बहुत नफरत है, डॉक्यूमेंट्री में देखा होगा आपने, वो ऊपर से चिल्लाता है जो। उसकी डॉक्यूमेंट्री में उसकी शक्ल नहीं दिखाई गई, उसकी बस आवाज आती है। डॉक्यूमेंट्री में एक ही विलेन है, वो ऊपर से उसकी शक्ल नहीं है, बस आवाज है, ए लौड़िया। हाँ, बाकी बढ़िया था इंदौर में, खाना भी बढ़िया था। ये लोग तो नाइट मार्केट भी लगता है क्या वहाँ कहीं? सराफा वगैरह है ना, हाँ, पूरा हाँ। जो फुल नाइट रहता है लगभग। अच्छा। और बहुत सारी चीजें, राजवाड़ा है, 56 दुकान है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं वहाँ पर देखने लायक। और सबसे मेन बात वो मतलब हमारा जो पारंपरिक रहा है शुरू से, जो हमारी परंपराएं रही है, पोहा मिलता है वहाँ? जुड़ा हुआ है। हाँ पोहा मिलता है, पोहे के नाश्ते से वहाँ शुरुआत होती है। समोसा पोहा खाया मैंने पहली बार, जलेबी पोहा भी खाया मैंने पहले। अच्छा। जलेबी पोहा, सब चीज में पोहा मिल रहा था, तो जलेबी के साथ भी पोहा फेमस है इंदौर का। हाँ। सब जगह, दिल्ली, बम्बई, ग्वालियर, सब लोग, कई लोग तो बनाना सीखे हैं इंदौर से पोहा। अच्छा। पोहा मुख्य नाश्ता, जैसे हमारे पंजाब में जाते हैं तो पराठे, दही पराठे का चलन है। कहीं और जाते से मुंबई जाओ तो वड़ा पाव का एक नाश्ता है। जहाँ जो चीज प्रोड्यूस हो रही वही उसका नाश्ता बन जाता है। हाँ वहाँ पर तो पोहा ही मेन। हाँ, अब जैसे साउथ में नारियल और वो सब मेन होता है, चावल मेन होता है, तो वहाँ उनका वो बन जाता है। हाँ इडली विडली वगैरह। हाँ, अब तो खैर सब कुछ, पूरे इंडिया का सब कुछ मिक्स। पर पोहा एकदम खिला हुआ, और उसके साथ सेव, और फिर उसके साथ नमकीन के साथ में प्याज वगैरह, तो बहुत अच्छा। हाँ, कड़क नमकीन लोग चाव से खाते हैं, बहुत हाँ। इंजॉय करते हैं सारी चीजें। मेरे को तो अच्छा लगता है। आपने बताया था कि उस टाइम पे आप म्यूजिक की शिक्षा ले रहे हैं वहाँ से, कहाँ, ग्वालियर में यूनिवर्सिटी थी आपकी? ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय है। अच्छा। वहीं से मेरा बैचलर चल रहा था। और अभी भी लगभग होने ही वाला है, 1 मंथ बचा है, कंप्लीट हो जाएगा फिर। संगीत की शिक्षा मतलब आप मास्टर्स भी कर ही रहे हैं वहाँ? हाँ मास्टर में अब करूंगा। अभी हम मास्टर के लिए आए थे देव संस्कृति। अच्छा अच्छा। मास्टर डिग्री देखने के लिए कि यहाँ पर क्या कैसे कोर्स है, कैसे करवाते हैं करके। तो मैं बचपन से जानना चाहता था कि म्यूजिक में क्या पढ़ाया जाता है, मतलब म्यूजिक की कोई शिक्षा लेना चाहे तो उसमें क्या क्या पढ़ाया, क्या वहाँ वाद्य यंत्र पढ़ाए जाते हैं, या फिर परफॉर्म कराना पढ़ाया जाता है, या फिर म्यूजिक की थ्योरी पढ़ाई जाती है? वो निर्भर करता है आप पर, जैसे कि आप किस चीज में रुचि रखते हैं। आप इंटरेस्ट, जैसे आपको तबले पे है तो आप तबला, जैसे आप बजाने का बहुत शौक रखते हैं, तो आपने उसको एजुकेशन में डाल दिया, तो वो आपको तबले की शिक्षा देते हैं। अच्छा। तबला बजाना सिखाएंगे आपको, तबले पे सबसे पहले हाथ रखना सिखाएंगे, प्रॉपर हाथ कैसे रखा जाता है। क्योंकि घर पे तो हम जैसे जैसे बजाते हैं वो हाथ रखना बताएंगे। फिर तालों की शिक्षा देंगे, फिर ताल होते हैं उसमें, रूपक, कैरवा, दीपचंदी, दादरा, एक ताल, इन तालों के नाम है। ऐसे अलग अलग तालों पे आपको ताल बजाना सिखाते हैं। रिदम ना? हाँ उसको सामान्य भाषा में वो रिदम और वही समझेंगे, बीट वगैरह जो बोलते हैं। हाँ। बाकी एक प्रॉपर लय है, फिर उस ताल को हाथों पे सिखाते हैं, 1 ताल 2 ताल उनके बोल है हाथों पे, फिर उसको तबले पे बजवाते हैं। फिर वो करते करते फिर वो संगतकार बन जाता है एकदम प्रॉपर। जैसे भजन पे भजन ठेका होता है, गजल ठेका होता है। ठेका? उसको ठेका बोलते हैं। मतलब उसका ही एक रूप, जैसे एक ताल का एक स्वरूप होता है, उसको जैसे
एक भजन में जो बजता है भजन में अलग हाँ भजन में अलग बजता है, गजल में अलग बजता है, गानों में, तो वो सारी चीजें बोलते हैं उसको। हाँ, nice। तो कोई एक वाद्य यंत्र सीखे तो ऐसे एक से ज्यादा भी सीखते हैं, कई लोग सीखते होंगे कि हाँ, तबला भी वो और अपनी हारमोनियम क्षमता भी के चल- ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, जैसे कि मेरा गायन था मुख्य, मैंने गायन से आपका करा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में हाँ। मतलब, हाँ। BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट होता है, एक 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। तो इसमें गायन ही होता है मतलब मेन। तबले से भी कर सकते हैं, अच्छा। कथक से भी होता है, हाँ, पर उसमें होता ये है कि आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मेरा गायन था तो मैंने तबला भी एक ले लिया, तो तबला भी मुझे आता है। आता है, लगभग आता है, मतलब इतना अच्छा तो नहीं, पर तबला भी बजा लेता हूँ मैं, काम चलाना के हिसाब से। तो ये अपनी कैपेसिटी है कि आप कितनी चीज़ें कर सकते हो कवर, और बेस्ट एंड बेस्ट यही होता है कि आप किसी एक पे ज़्यादा फोकस करो। लेकिन बाकी चीजें भी आनी चाहिए आपको, ताकि आप सामंजस्य बना सको आपस में। हाँ, ऐसे जैसे वाद्य यंत्र का है, ऐसे ही गिटार का है, हवाई गिटार का है, ऐसे ही पखावज का है, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है। जैसे इंस्ट्रूमेंट तो पखावज बहुत के बारे में कोई नहीं जानता है, अच्छा, पखावज क्या होता है? बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब जो क्लासिकल सीख रहा है। ऐसे एक बड़ा सा वाद्य आता है, इतना बड़ा, अच्छा, जिसमें आटे की लोई लगाई जाती है, फिर आटे से बजाया जाता है उसको। उसमें से बजाया प्रॉपर काली स्याही नहीं होती है। मतलब आप ढोल की देखना, हाँ, ढोल होता है, ढोल होता है। ढोल में काला काला कलर का हाँ, एक बाउंड्री हाँ, होता हाँ, है, होती है। उसमें वो नहीं होता, उसमें अच्छा। आटा लगाना पड़ता है। अच्छा। आटे से बनानी पड़ती है वो ब्लैक बाउंड्री, ओहो। और फिर उसको बजाया जाता है, उसको बोलते हैं पखावज। तो ये और बहुत- मान्यता ऐसी भी है कि तबले का जो निर्माण है उस पखावज से हुआ था, वो पुराने समय में टूट गया था, फिर दोनों को अलग अलग बजाया गया, तो तबले का स्वर निकला, तो तबला उससे निर्मित हुआ है। हमारे यहाँ बहुत सारे वो हैं जिनके बारे में पता भी नहीं, वाद्य यंत्र ना इंडिया में भी बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, संतूर, संतूर तो हवाई कितना प्यारा गिटार, लगता है। हवाई ये भी गिटार? हवाई एक प्रॉपर गिटार होता है जो वेस्टर्न में यूज होता है, एक हवाई गिटार होता है क्लासिकल, वो ऐसे करके बजाया जाता है, वो क्लासिकल में यूज होता है, कम लोग जानते हैं उसको भी। हुड़का सुना आपने? हुड़का हुड़का, गढ़वाल में उसमें डग 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 जागर में जो चलता हाँ हाँ देखा है ना? है, उसको ऐसे बजाते हैं, हाँ, ऐसे करके हिला के बजाते हैं उसको। मेरे को जो उत्तराखंड में सबसे अच्छा और जो सबसे कर्णप्रिय है लगता है, वो है मशक। अच्छा, मशक बीन, हाँ, जबकि वो स्कॉटलैंड से आ रही है। पर वो अच्छा इसलिए लगता है कि वो शुरू से उत्तराखंड में बजाया जा रहा है, उसको मतलब एक तरह से इंटीग्रेट अपना बना लिया हाँ, उत्तराखंड वो वालों ने। जहाँ से भी आई है, हाँ। लेकिन वो जैसी आई थी तो यहाँ की शादियों में उपयोग होने लगी वो, हाँ। और धीरे धीरे वो जो है, उसको बजाने का एक तरीका है, जैसे यहाँ पर रख के उसको पंप करके, हाँ एयर देते पंप करके, तो एक अलग प्रभाव छोड़ता है। और ये भी बड़ी बात थी कि किसी विदेशी चीज को यहाँ पर adopt स्वदेशी किया बना लिया जाए, और ढोल दमाओं के साथ इतना मैच हो गया, और अब ऐसा लगता है जैसे यहीं की यही देन का ही है। हो। हाँ, बैक बाय, जबकि 100-150 साल पुराना। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी कई सारी चीज़ें यहाँ की नहीं है, समोसा जैसे यहाँ का नहीं है, बिरयानी यहाँ का नहीं है, लेकिन हम अब ऐसा उसको हमने ऐसा बना दिया कि हाँ। वो लोग बोलते हैं कि इंडियन डिशेज है भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। समय से कोई नहीं बोलता कि आज टर्की से आया है, जहाँ से आया है। हाँ, टमाटर बिल्कुल सही 400 साल पहले आए हैं, बिल्कुल सही बात। आलू वगैरह, हम्म। तो बहुत अडेप्ट कर लेते हैं इंडिया के लोग। ऐसे मतलब कुछ वाद्य यंत्रों को भी अडेप्ट किया है। किया है, और जैसे पर कुछ हमारे पारंपरिक, जैसे हारमोनियम भी लगभग बाहर का इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, पर कुछ जैसे तानपुरा है, तानपुरा, सितार है, स्वरद है, सरोद है, बहुत सारे ऐसे जो प्योरली इंडियन, शहनाई वगैरह। अब शहनाई को बजाने का एक वो जो है चलन, उसमें एक नरकट की घास होती है, बहुत कड़क घास होती है, इससे क्या होता है? उसको उसमें लगाया जाता है बीन के तौर, जैसे बीन अच्छा, की हवा वजह से काटने के होती है, लिए। हवा काटने के लिए उसमें पीपनी को लगाया जाता है, तो उससे शहनाई का बहुत अच्छा, उसको भी गीला करना पड़ता है पहले, इस प्रकार से बजती है वो। तो और म्यूजिक का जो है मेन जो क्लासिकल है सीखने के लिए, क्लासिकल सीखने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा धैर्य चाहिए। हम सोचते हैं अगर एक ही दिन में हम सिंगर बन जाएंगे तो क्लासिकल नहीं हो पाएगा। मेरे को ये बहुत सुनने को मिलता है कि क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रीय संगीत, क्या होता है शास्त्रीय संगीत? कई लोगों को मतलब कन्फ्यूजन है अभी भी, मुझे भी जैसे कि क्लियर नहीं है कि शास्त्रीय संगीत क्या होता है, या फिर मॉडर्न संगीत, या फिर बॉलीवुड संगीत, या फिर इससे कैसे अलग है? भारतीय शास्त्रीय संगीत कहते हैं लगभग उसको पूरा। अच्छा। पुराने समय में ये वाला पाकिस्तान हाँ, और बांग्लादेश में भी घराने होंगे हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना। तो लगभग हमारे भारत में जो संगीत था वो बहुत प्राचीन पुरानी सभ्यता। आपने सुना होगा कि दीपक राग और बारिश हो जाती थी, दीपक जल जाते थे, दीपक जल जाते, मेघमलार राग, मेघमलार। आज भी हम मेरे सिलेबस में मियाँ की मलार अभी। अच्छा, मियाँ तानसेन को बोलते हैं ना? हाँ, मतलब उनके नाम पे आधार, तानसेन जी को मियाँ तो नहीं कहते हैं, मियाँ की मलार दे दिया था कि उनको। हाँ, अकबर के दरबार में गाया गया था, वो मुसलमान थे तो उनके दरबार में उस प्रकार से उसको
करा गया, तो वो नवरत्नों में शामिल थे। तो उनकी गायकी, ऐसा बैजू बावरा के भी बहुत ज्यादा नाम है। वो वैसे बताते हैं कि गाते गाते अपनी वो डफली ऐसे उछाल देते थे तो वो गुम्मद में चिपक जाती थी ऊपर। अच्छा, ऐसा होता था? ऐसे ऐसे कलाकार रहे हैं अपने यहाँ। मतलब बहुत सारी प्राचीन बातें हैं ऐसी, बहुत सारी। तो क्लासिक भारतीय शास्त्रीय संगीत ये है जो हमारा पारंपरिक संगीत है, जिसमें राग होते हैं, जिसमें बहुत सारे राग, आलाप और ताने और स्वर वगैरह, ये सारी चीजों का जो मिश्रण है, 7 स्वरों से जो निर्मित होता है, अच्छा, वो होता है राग, जिसमें सभी स्वरों का मिश्रण होता है। और एक मतलब मैसेज और मन को बहुत आनंदित करता है वो म्यूजिक, बहुत ज्यादा। अच्छा, उसको राग बोलते हैं। हाँ, राग मतलब कि किसी भी भाव को जगा, भाव को, जैसे ख्याल गायकी है तो छोटा ख्याल हम सुनते हैं, जैसे छोटा ख्याल में कुछ भी एक ख्याल से ही समझ आ रहा है कि ख्याल जो शब्द है वो उर्दू और फारसी से मिलकर बना हुआ है। तो ख्याल गायकी में जब कुछ भी गाया जाता है तो वो एकदम अलग होता है मतलब। और पहले के ज़माने में शास्त्रीय संगीत में बातों को डालना अलग प्रकार की विधा होती थी। और क्लासिकल में जैसे कि आपने वो बागेश्री, रागेश्री, ऐसे राग होते हैं, रागों के नाम होते हैं। अच्छा, आपको आता है कुछ क्लासिकल सिंगिंग? हाँ, आता है, बहुत सारे, कुछ एक राग मैंने भी सुने हैं। हाँ। एक राग है वो, अपनी गरज पकड़ लीनी भैया मोरी, अपनी गरज पकड़ लीनी भैया मोरी, भैया मोरी जोरा जोरी, अपनी गरज पकड़ लीनी भैया मोरी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करना है। हाँ। अपनी गरज पकड़ लीनी भैया मोरी, मतलब कौन सी भाषा है? अवध है? हाँ, अवधी में है, बहुत सारी ब्रज भाषा में है, खड़ी भाषा में, बहुत सारी। रागों का एक मैसेज रागों का भी होता है। जैसे कि एक राग है राग दरबारी। राग दरबारी का एक छोटा ख्याल है, जैसे कि किन बैरन कान भरे, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं, किन बैरन कान भरे, किन बैरन कान भरे, हाँ। मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं। और बहुत सारे ऐसे राग हैं जो सुनते ही मन को बहुत आनंदित करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मौसम कैसा हो रहा है, बादलों वाला। अगर अभी बारिश हो जाए, आपने गाया क्या ऐसा कोई वो तानसेन वाला तो नहीं गा दिया आपने? देखो बादल बुला दिया आपने। नहीं तो अभी तो मैंने मियाँ की मल्हार गाया ही नहीं। तो ये जैसे कि मौसम हो रहा है, अब इस मौसम मान लो अचानक बारिश हो जाए और बहुत तेज वर्षा हो जाए, तो एक राग और है, क्या? रूम झूम बरसे मिहरवा, अब कैसे मैं जाऊं घरवा, रूम झूम बरसे मिहरवा। अब आप सोचो वो बारिश को भी, जो बारिश हो रही है, उन बादलों के बरसने पर भी उसको शब्द दिया जा रहा है, रूम झूम मतलब ऐसा वॉल्यूम आता है उसमें। बहुत सारे राग है, जैसे अलैया बिलावल में एक बंदिश है कि बिन देखे मोहे चैन नहीं आए, तोरी सांवरी सूरत मन भाए। इसमें क्या है? बिन देखे मोहे चैन नहीं आए। अलग अलग राग हैं बहुत सारे। और पहले रोमांटिक टाइप की अगर कोई बंदिश हुआ करती थी तो वो भी अलग टाइप से। अच्छा। मोहरा रे पियरवा, आओ हम तुम मिल करें रंग रलियां, मतलब कुछ भी है, रोमांस का रस। क्लासिकल म्यूजिक जो है ना, शास्त्रीय संगीत, उसकी बात ही अलग है। आज के संगीत से हम उसकी तुलना ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। मतलब काफी छीन है उसके सामने बहुत मतलब ये जो हम अब का म्यूजिक सुन रहे हैं ना, इसका आधार स्तंभ है। अगर ये ना होता, आपने सुना होगा मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। अब राग शिवरंजनी पर कितने गाने आधारित हैं।
ये तो बहुत बढ़िया लाइन है ना कि मेरी आंखें भी भीगी हैं लेकिन मन प्यासा है ना। और ऐसे बहुत सारे गाने हैं हाँ। जो रागों पर आधारित है। आप बताइए कि आज भी वर्तमान में हम नए गाने कितने भी सुन लेते हैं, लेकिन एक भी हम मेलोडी सॉन्ग अगर पुराना सुनते हैं तो वो एक अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। और इसी की तुलना अगर वर्तमान म्यूजिक से करेंगे तो पुराना सिंगर क्या कहता है, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अब यही जब नया सिंगर कहता है तो क्या कहता है, ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे। अब बताओ इसका कंपैरिजन कैसे किया जाए है ना। और अगर और मैं जाऊं डीप में तो नया सिंगर क्या कहता है, सांवली सलोनी अदाई मनमोनी तेरे जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर तुझे गट गट में पी लूं कोका कोला तू। अब बताओ उसने एक सुंदर चीज को देखा और क्या बनाया, कोका कोला, उसको कोका कोला बना दिया। पर पुराना सिंगर कार्बोनेटेड शुगर वाटर बना दिया। उसने मतलब एक मतलब गंदी अच्छी से मतलब नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि एक सुंदर लड़की को आपने क्या बना दिया, कोका कोला। अब पुराना सिंगर होता है तो क्या करता है, चेहरा कमल है बात गजल है तू एक जिंदा ताजमहल है, प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहां। तो म्यूजिक की चर्चा जितनी करी जाए मेरे को लगता है कि यही विषय बहुत इतना बड़ा है कि 2-4 घंटे इसमें बिताए जा सकते हैं आराम से। म्यूजिक ही है जो कला का आधार बोलते हैं जिसको। हाँ, कला भी साधना की ही दासी होती है, क्योंकि कला केवल कला उन्हीं के हाथों में है जो साधना करते हैं। और साधना करना बड़ा आसान कार्य नहीं है ना। अब जैसे लाइट गाने वाले उनको लगता है भाई सिगरेट पीना और बियर पी के गाना ये ट्रेंड में चलता है सबको, उनको लगता है कि यही रॉक है। पर वास्तविकता देखी जाए और जो ये होता है, जो क्लासिकल सिंगर होता है वो डेडिकेटेड होता है अपनी कला के प्रति, एक रिस्पेक्ट रखता है। उसको पता है कि मैं शराब पी के नहीं गाना गा सकता। सेकंड, इसमें इको चाहिए। इस क्लासिकल म्यूजिक में आपको कुछ नहीं चाहिए, एकदम बेसिक माइक चाहिए। 1% भी उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो उसको आता है वही वो करेगा। वाद्य यंत्रों में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं, जो हाँ जो जैसा है प्रॉपर, जो सदा हुआ है वैसा का वैसा ही, धड़ाम धड़ूम अलग से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। पर लाइट में ऐसा होता है, कुछ भी बजा दिया, कुछ भी कर दिया। होता क्या है, ठीक है मैं उसका भी समर्थन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा कि वो बुरा है या बेकार है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो एक अलग चीज है मतलब। तो शुभम भाई, अरे चाय ले आए, चाय तुम तो नहीं पियोगे, इसमें पीना पड़ता है बीच में तो देख लो अपने परहेज के हिसाब से। गरम हो जाएगा मेरा गला। हाँ कोई बात नहीं, हाँ गरम तो अच्छा होता है गला। हाँ नाइस। तो आजकल मतलब ज़्यादातर तो वही सुना जाता है जो पॉप म्यूजिक है, जो पॉपुलर म्यूजिक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है मुझे हमेशा। लेकिन ऐसा क्यों है कि क्लासिकल म्यूजिक को लोग उतना नहीं सुनते हैं जितना आपका आजकल पॉपुलर मॉडर्न म्यूजिक या वेस्टर्न म्यूजिक को जितना सुनते हैं, या फिर अपना बॉलीवुड म्यूजिक को जितना सुनते हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी होगी, जब भूख लगती है हमको, जैसे कभी बार आपको भी हुआ होगा, हम मैगी क्यों बनाते हैं? जल्दी बन जाती है और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता। शॉर्टकट यस। हर इंसान शॉर्टकट चाहता है। हम लोग मनसा देवी दर्शन करने गए तो एक पूरा प्रॉपर रास्ता था, आधे लोग बीच में से चढ़ के जा रहे थे। अच्छा। सबको क्या चाहिए? शॉर्टकट। भूख लगी तो आपको लगा मैगी फटाफट बना के शॉर्टकट। ऐसे ही है ये म्यूजिक। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं ये क्यों सुन रहे हैं, ये शॉर्टकट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है ना, बस सुन लिया और बस शुरू हो गए, पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। मैंने कई लोग देखे ऐसे जो एयरफोन लगा लेते हैं और बस फ्री, अच्छा, बस नाच रहे कूद रहे, पता ही नहीं है, कोई डीप में जाना ही नहीं है ना ज्यादा। चिल करो, एक शब्द चलता है ना, चिल करो यार, क्या कर रहे हो? हाँ चिल करो, हाँ ये शब्द है। ये कहाँ से आए? हाँ कहाँ से आए? ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं थी ये। हमारे भारतीय संगीत में या भारतीय परंपराओं में कभी ये नहीं सिखाया गया कि आप किसी भी चीज में शॉर्टकट अपनाओ। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, लंबा प्रोसेस था, 5 साल वहीं रहना होता था, शिक्षा दीक्षा लेनी होती थी, खुद को खपाना होता था, तब जाके उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता था जीवन जीने के लिए। आज क्या है,
कॉन्वेंट स्कूल है, सारी व्यवस्था है वैसी की वैसी। तो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़ा अंतर आया है सारी चीज़ों में। और देखा जाए तो ये जो संगीत है ना, ये मतलब आपको विकसित नहीं कर सकता ज़्यादा। अच्छा, कैसे? थोड़ी देर के लिए आनंदित कर सकता है आपको। ऐसा बताते हैं कि आपने म्यूजिक थेरेपी के बारे में सुना होगा। आपको लगता है कि इस प्रकार के संगीत से म्यूजिक थेरेपी दी जा सकती है? मेरे को ऐसा लगता है जो बीमार होगा शायद और ज्यादा बीमार हो जाएगा वो। हाँ। और म्यूजिक थेरेपी मीन्स मतलब एक शांत, आनंद देने वाला, सुगम, सरल और शब्दों को बहुत अच्छे स्थान पर ले जाकर एक अच्छे भाव को प्रदर्शित करने वाला, मन को आनंदित करने वाला एक ऐसा संगीत होना चाहिए जो मन को बहुत ज्यादा अंदर से आनंद महसूस कराए। चाहे रस उसमें कोई सा भी हो, चाहे कोई सा भी रस हो, चाहे हाँ, श्रृंगार रस हो, प्रेम रस हो, कोई सा भी रस हो, लेकिन वो आनंदित ही करे अंदर से। अब हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक प्रयोग किया गया कि म्यूजिक थ्योरी वाला, हाँ मतलब 2 पौधे ऐसे बताते हैं, 2 पौधे लगाए गए। हाँ। एक को क्लासिकल म्यूजिक सुनाया गया, अच्छा, एक को वेस्टर्न सुनाया गया। हाँ। अब दोनों जैसे जैसे बड़े हुए तो जिसने क्लासिकल म्यूजिक सुना था उसके पत्ते और वो पौधा बिल्कुल स्वस्थ था एकदम। पर जिसने वो पॉप और वेस्टर्न सुना था वो उसके पत्ते कटे पिटे, मतलब बहुत ज्यादा स्वस्थ नजर नहीं आता था वो पौधा। अच्छा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण एक्सपेरिमेंट हुए। हैं। हाँ। अच्छा। तो कहने हम जैसे हम लोग शोध करते हैं बहुत सारी चीजों में, रिसर्च करते हैं, वैसे कई सारे लोग म्यूजिक पे भी तो रिसर्च करते हैं ना। म्यूजिक थ्योरीज होती है। हाँ, बहुत सारी चीजें। तो म्यूजिक थेरेपी का अर्थ यही है कि पेशेंट जो भी है उसको मानसिक रूप से बहुत आनंदित करे। और एक चीज और, गायों पे भी किया गया था, गायों को 2 तरह के म्यूजिक सुनाया गया था। एक तरह के म्यूजिक में ज्यादा दूध दिया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल सही बात है। और आपने देखा होगा वेस्टर्न जब भी बजता है तो हमारे कमर से ऊपर का हिस्सा हिलता है हमेशा। हाँ, मतलब हम कमर के नीचे नीचे ही मटकाएंगे हमेशा। पर शास्त्रीय संगीत सुनते हैं जब तो हमारा मानसिक रूप से ऐसे आनंदित होते हैं हम लोग, अलग ही जगह, अलग। और कमर के नीचे नीचे का हिस्सा हिलेगा तो समझना वो, मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है। पर एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि संगीत और संगीत में अंतर है मतलब। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको सुनना क्या है। मैंने अभी जैसे गानों का अंतर बताया, ऐसे एक नहीं, ऐसे हजारों गानों का अंतर होगा कम से कम। आप कंपैरिजन करना, जब वो पुराना गाना उठाओगे अच्छा, और अभी का गाना उठाओगे, दोनों की तुलना करना आपको बहुत अंतर मिलेगा। आजकल टाइम पे लिरिक्स थोड़ा हल्के हो गए हैं, हल्के हो गए। और राइटर, अब जो संतोष आनंद जी का जो गाना था, ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, इन्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते हैं। मतलब बहुत सारे गाने ऐसे, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। और इंडियन और वेस्टर्न में भी क्लासिकल म्यूजिक होता है, तो इंडियन और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में क्या अंतर है? आप पढ़ाई करते हैं उधर वेस्टर्न की पढ़ाई नहीं करते हम लोग, तो शास्त्रीय संगीत की पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको पता, लेकिन गाते बजाते इतना अनुभव हो ही जाता है। अंतर आप किसी भी चीज से, मैं तो देखते देखते अंतर करता हूँ, स्टडी के तौर पे नहीं, देखते देखते अंतर करा मैंने। जैसे वहाँ डो रे मी, यहाँ जैसे मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, नेहा कक्कर है जैसे, बहुत अच्छे स्तर पर बहुत अच्छा गाना गा रही है। मैं वेस्ट के क्लासिकल की बात कर रहा हूँ, मोजार्ट वगैरह, वो सब जो नहीं है, जो ओपेरा में चलता है उनका। वो तो फिर वो भी गाते हैं ना, क्या बोलते हैं कि अब जैसे कॉक स्टूडियो के अंदर है, सूफी म्यूजिक है, सूफी संगीत है। बड़ी आंधी चल रही है। हाँ। आपने कौन सा कोई गाया क्या? कोई मल्हार गाया आपने आंधी होने वाला? नहीं। अभी धूप थी, देखो कितना भयंकर हो गया। मौसम बिल्कुल बदल चुका है अचानक से। तो मौसमों को क्या है, मौसम तो बदलते रहेंगे। अच्छा, एक शेर याद आ गया इन हवाओं से कि बिल्कुल सुनाइए। रुको तूफानों, हवाओं को भी आने दो। अच्छा, रुको तूफानों, हवाओं को भी आने दो, इनसे वजूद है तुम्हारा, इन्हें भी समाने दो। क्योंकि तूफान तो हवाओं के देखो कितने अच्छा आम गिर रहे हैं मेरे सर पे, ना गिर जाए। आम ने, बस एक ही पेड़ पे आम है, मेरे सर पे गिरा तो थोड़ा जैसे आज के आधुनिक युग में ऐसे पक्के और बड़े मकानों के बीच में ऐसा मनोरम और ऐसा आध्यात्मिक क्षेत्र मिलता नहीं। नेचुरल प्राकृतिक सौंदर्य जैसा हम हवाओं में बैठे हैं अभी। अरे हवा तो करा दिया। उसी प्रकार क्लासिकल जो म्यूजिक है वो बहुत कम पाया जा रहा है अब, बहुत कम लोग सुनते हैं उसको।
जितनी भीड़ अब, अमित त्रिवेदी जी तो काफी ट्राई करते हैं क्लासिकल को लाने की। कई लोगों को तो पता ही नहीं क्लासिकल। अब आपकी दृष्टि में क्लासिकल क्या है? जिसमें ट्रेडिशनल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं वो वाला। हाँ, क्लासिकल वो होता ही नहीं। अच्छा, क्लासिकल होता है जिसमें प्रॉपर रागदारी हो, ताने हो, तराने हो। अब तराना क्या होता है? तराना क्या होता है? हाँ लोगों भाई, को पता ही नहीं, मेरे को भी नहीं पता, बताइए। है ना, जिसमें एक शब्द नहीं होता। अच्छा, तना दे रे तोम नोम ऐसे शब्द। अच्छा, तना दे रे तोम तना ना दे रे ना, तना दे रे तोम तना ना दे रे ना, तना ना दे रे ना, तना ना दे रे ना। अब आपको ये समझ में तो आ नहीं रहा है, पर अच्छा तो लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मेरे पैर हिल रहे। ना दिर दिर तोम तदीम तदेरे ना, ना दिर दिर तोम तदीम तदेरे ना, ताना ना दे रे ना, तना ना दे रे ना, तना दे रे तोम तना दे रे तोम तना दे रे तोम तना ना दे रे ना। अरे अरे क्या है? तराना बोलते हैं। अब ताने क्या है? तो ताने वो नहीं जो हम ताने सुनाते हैं किसी को, पिताजी से सुनाई। हाँ, वो ताने नहीं जो राग में दिए जाते हैं। अच्छा, जैसे कि कोई राग है, जैसे राग भूपाली में, भूपाली ले लो आप, तो सारे प म प ध प नि ध सा, सा नि ध प म प ध प ग म प ग म रे सा, सारे प। अब ये है राग कामोद। अच्छा, सारे ग प ध सा, सा ध प ग रे सा, ये है राग भूपाली। अच्छा। अब राग भूपाली मान लो कोई एक बंदिश, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी, हे गोपाल गोविंद मुरारी, जाऊं तोरे चरण। अब इसी में ताने होते हैं, जाऊं तोरे चरण, सा सारे ग प ध प ग प ध प ग रे सा, जाऊं तोरे चरण, सारे ग ग रे ग प ग प ध प ध स ध ध स ध प ग प ध स ध प ग रे सा, जाऊं तो। मतलब एक सुंदरता आती है उससे, ताने से बीच में, उसको सुन के ऐसा लगता है मन में कि कुछ हो रहा है। अच्छा, स्वरों से खेला जा रहा है। जैसे वो सेम ही है, सारे वो सेम ही है। नहीं, सेम तो नहीं है, स्वर हैं अलग अलग। स्वर हैं, लेकिन हाँ, 7 स्वरों से ही, हाँ 7 स्वरों से ही वो संबंध रख। जैसे कि तन मन वारू गुरु चरणन पर, अब ये विलंबित लय में मान लो, फिर उसको धुत कर रहे हैं, तन मन वारू सा म रे प म प ध प ग म प ग म रे सा, तन मन वारू सा सा ध प म प ध प ग म प ग म रे सा, तन मन वारू गुरु चरणन। मतलब कुल मिला के ताने आपको मैंने बता दिए, तराना मैंने आपको तना दिरी तुम करके बताया। आलाप, आलाप जो होता है ना, वो किसी एक शब्द को पकड़ के खींचा जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे कि कोई सी भी एक बंदिश ले लो और उसमें फिर उसको एक शब्द को खींचना, मतलब आलाप मतलब बहुत लंबा। जैसे आपने कोई गाना ही सुना होगा, हाँ जी, अब वो देखिए, देखिए आपने आलाप पकड़ लिया। तो जैसे सामान्य गानों की भाषा में आलाप एक अलग चीज होती है, सीधा गाना खींचा जाता है। और रागों में भी एक शब्द को पकड़ के अच्छा खींचा जाता है, फिर वापस सम पे आते हैं। तो सम का अर्थ भी ये होता है कि जो ताल बीट चल रहा है, बहुत बंधा हुआ होता है क्लासिकल म्यूजिक। अच्छा, वेस्टर्न लाइट में क्या होता है, कहीं से कुछ भी ढाम ढूम करके वापस वो शुरू हो जाता है। पर इधर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वेस्टर्न पूरी तरह बेकार, मैं खुद भी वेस्टर्न गाता हूँ। कई बार फरमाइश होती है तो मेरे को गाना ही होता है। अच्छा, गाना होता है, मुझे लग गई अब मेरा नंबर है। आपने अच्छा नहीं किया ये बुला के बादलों को। अच्छा, वेस्टर्न भी सुनते हैं आप? गाता भी हूँ। जस्टिन बीबर, एमिनेम। रैप म्यूजिक सुनते हैं आप? हाँ, रैप म्यूजिक भी। रैप म्यूजिक में क्या नहीं होता है? ताल नहीं होता है, ताल तो होता है, लय नहीं होती है। मतलब रैप म्यूजिक सीधा होता है बिल्कुल, ऐसा लगता है कोई बात कर रहा है। लेकिन उसका भी एक अलग, थोड़ी मैंने वो सुना था, तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर। अब वो एक अलग टाइप की मोटी आवाज, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। हाँ, अब मैं इसको को अगर सीधा गाता तो मैं गाता था इसको, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर, मैं ऐसे गाता इसको, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर, मैं ऐसे ही गाऊंगा इसको। तो कितना अंतर है। भी कुछ अच्छे है और अच्छे लिखे हो तो। हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी है आपको। अब देखो, अभी हम बहुत दिनों से गाना सुन रहे हैं, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी,
बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, मेरा मार दा उबाले खून अंग अंग तो। ओ काले जे लिबास दी शकीन न कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काली स्कूटी उते काला तेरा लैपटॉप, काले काले काले, मतलब कुछ भी हो पर एक बेस्ट एंड बेस्ट। जैसे एक गाना है, लेके मेरी काली काली कार डार्लिंग, आऊं तेरे घर के मैं बाहर डार्लिंग। अनुप्रास अलंकार है तो काली काली गेड़े पूरे शहर के वे दोनों लावांगे, थोड़ा सा तू कर इंतजार डार्लिंग, और शॉपिंग का बिल तेरा यार भरेगा और वगैरह वगैरह। पर पुराने समय में ऐसा कोई गाना नहीं चलता था और ना इन गानों को कोई सुनता पुराने था। समय के प्रेम के गाने हैं जब 500 400 500 साल पुराने हो जैसे। हाँ, अब वो क्या था, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि काली काली कार, पहले काली कारी कहाँ होती थी, कारी नहीं होती, कारी नहीं होती थी। और पुराने समय में तो साइकिल का जमाना था, तो वो तो ऐसे गाने होते थे, आसरा पट जाए तो हमें ना भूले, फिर हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़। वो ऐसी बात नहीं करे कि काली कार से हम दुनिया से भाग रहे हैं, मैं तेरे को भगा के ले जाऊंगा, ऐसा कोई गाना नहीं है। मतलब पुराने समय में एक मैसेज दिया जा रहा है गाने में। एक रोमांटिक गाना है तो वो भी, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। पुराना गाना कोई सा भी उठा लो आप, आपको वो अच्छा ही लगने वाला है। घराने क्या होते हैं, घराने क्या क्या होते हैं? घराने परिवार होते हैं, परिवार चलाते हैं या फिर ये म्यूजिकल फैमिली टाइप की होती है? घराना चलाते तो परिवार ही हैं। अच्छा। जैसे मैं यहाँ देहरादून में बैठा हूँ और मैंने किसी एक अच्छे राग का निर्माण करा है, खुद की स्वयं की खोज से एक राग का निर्माण करा है। अब वो पूरे देश भर में लोग उसको सीख रहे हैं। आप गाए, आपने सीखा, फिर आप उधर गए, तो ये घराना विकसित होने लग गया धीरे धीरे। अच्छा। कि यार देहरादून घराने से भी कुछ ना कुछ गाया जाता है, मतलब ये देहरादून मान लो घराना ही बन गया। ऐसा जयपुर घराना, अच्छा, शहरों के नाम पे चलते जाते। बनारस घराना, अच्छा। ग्वालियर घराना। फिर इन्होंने विशेष चीज भी, ग्वालियर घराने की विशेषता है कि वो ख्याल गायकी और ध्रुपद गायन शैली में आगे रहा। इन्होंने अब सबने अपने अलग चीजें डेवलप करी है। हाँ। और घराना तब विकसित हुआ जब उनके पास एक परंपरा को चलाने वाला फिर एक व्यक्ति भी होता था, है ना। और उसी क्षेत्र के, अब जैसे आप देखें ना, घरानों में अंतर भी होता है। कैसा अंतर? जैसे कि ग्वालियर घराने में कुछ गाया जाएगा और वही थोड़ा सा आगरा घराने में चले जाओ तो आगरा में उसमें अंतर आ जाएगा। अच्छा। जैसे कि एक राग मेरे ध्यान में आ रहा है पर वो निकल रहा है। अब रागों का क्या है कि बहुत सारे राग होते हैं तो ध्यान में रह नहीं पाते इतने। एक राग था वो, देखो ध्यान आएगा तो मैं बीच में लेके आऊंगा उसको। चलो। अच्छा, घरानों में तो अलग अलग घरानों में आपने बंदिश बैंडेड एक वेब सीरीज आई थी बीच में। हाँ, मैं देख नहीं पाया, उसे देखूंगा। उसको देखना जरूर आप। अच्छा, आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी। हाँ, म्यूजिक के ही ऊपर है पूरी। उसमें देखो, अब मैं बीट सी जवान, तू राग सा महान, फिर भी हम दोनों फंस गए यहाँ, ये मीम सी होती बातें, ये वीडियो कॉलिंग रातें, हमको हो गया है क्या, मतलब ऐसी। फिर उसके बीच में क्लासिकल टच डाला है। अच्छा। सजन बिन आए ना मोहे निदिया, रैन भर आए रे जागे रतिया। मतलब कुछ भी हो, एक मिश्रण है मतलब संगीत का। इधर एक अलग म्यूजिक चल रहा है, इधर एक अलग म्यूजिक चल रहा है, तो उन दोनों में कंपैरिजन बताया जा रहा है, दोनों में तुलना करके बताया जा रहा है कि भैया ये संगीत इसमें ये अंतर है, इसमें अंतर है। उस गाने का अर्थ ये नहीं कि नया और पुराना मिक्स कर दिया गया है, उसमें मैसेज भी है। हाँ, अपनी अपनी जगह है, मतलब बीट की तरह जवान और राग की तरह महान है ना। तो इनके कंपटीशन भी चलते हैं घरानों के आपस में, कंपटीशन या फिर कुछ प्रतियोगिताएं या फिर आपस में? हाँ, होती है ना, बहुत सारी प्रतियोगिताएं। किस तरह से होती है, मतलब इनका फेस ऑफ होता है आमने सामने? हाँ, होता है, बहुत सारे। पहले ऐसा होता था, आज भी बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। तानसेन समारोह चलता है ग्वालियर में। हाँ। तो तानसेन समारोह में अलग अलग घरानों से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं, है ना। और आप अभी क्लासिकल जैसे जैसे सुनेंगे तो आपको धीरे धीरे क्लासिकल के बारे में और पता चलेगा कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है वास्तव में। जैसे कि अब मैं बता रहा था एक राग आपको ध्यान में आया मेरे, आज ग्वालियर में गाएंगे ना उसको तो वो ऐसा आने वाला है। मैं बारी बारी जाऊंगी पिहरवा, मैं बारी बारी जाऊंगी पिहरवा,
और जाऊं बलहारी, और जाऊं बलहारी। मेरे पिया तुम बड़े निर्मोही, जानत नाही प्रीत की रीत अनारी। ये ऐसे गाया जाता है कहाँ पे? ग्वालियर में। हाँ। पर यही जब आगरा में गाएंगे तो कैसे गाएंगे? इसी बंदिश को आगरा घराने वाले। आगरा वाले जरा ढंग से सुन लो इसे। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम वाकी, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम वाकी, और जाऊं बलहारी, और जाऊं बलहारी। मेरे मतलब कुछ भी हो, बंदिश में अंतर आ गया ना। वहाँ एक ठहराव होता, यहाँ थोड़ा, तो यही अंतर होता है घरानों की गायकी में। राग यमन, मान लो राग यमन है, पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजर, नीरे गरे गम पद पम गरे गरे सा, पम गम पद पम पम गरे गरे सा। पिया के नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी। यमन ग्वालियर भी गाएगा, यमन बनारस भी गाएगा, अच्छा। और यमन ही आगरा भी गाएगा। लेकिन इसमें अंतर आ जाएगा क्योंकि शैली का अंतर है। यही शर्ट अगर मैं आपको दूंगा तो आप शायद शर्ट इन करेंगे, हाँ। इनको दूंगा तो हो सकता है एक साइड अंदर डाले, एक साइड बाहर छोड़ दें। तो ये घरानों का एक अंतर है। अच्छा, मैंने सेंटर फ्रेश का ऐड देखा था कि कैसी जीभ लपलपाई, हाँ, उसमें वो लो तो इस तरह का कुछ कंपटीशन चलता है आमने सामने बैठ के दो घरानों का, वो किस तरह का होता है? उसमें एक शब्द मगमसा, मगमसा, ये तो अब ऐसा होता है। तो, हाँ, मगमसा है जो, वो एक सरगम है, वो संगीत के अंतर्गत आता है। और जो एक वो चलता है जो लब 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 लब, वो संगीत के अंतर्गत नहीं है कुछ भी, उसका संगीत से कोई लेना देना नहीं है, उसका सेंटर फ्रेश से लेना देना है। उसका सेंटर फ्रेश से लेना देना है, और सेंटर फ्रेश के प्रचार से लेना देना है। अच्छा अच्छा। मौसम भी काफी हो गया तेज, धूप हो रही है, जब तक बिल्कुल गाड़ी बारिश ना हो जाए हम तब तक बैठे रहेंगे यहाँ। अच्छा। भीगना शुरू। अभी तो बहुत कुछ आपसे बात करनी बाकी है। मतलब वेस्ट में बताया जाता है कि मतलब शिक्षा पद्धति में भी उनका सिस्टम है कि हर किसी बच्चे को कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाना आना चाहिए, वो कैसे भी बजाए। हमारे यहाँ इतना वो नहीं दिया जाता है ना, म्यूजिक की तरफ, म्यूजिक की पढ़ाई भी उतनी नहीं हो पाती है, और ना ही वाद्य यंत्रों की ट्रेनिंग दी जाती है। तो कितना ज़रूरी है बच्चों को छोटी एज से संगीत और वाद्य यंत्र की शिक्षा देना? अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, तो घर पे संगीत का एक माहौल था। अच्छा। हाँ, मेरा इंटरेस्ट तो मतलब ऐसे ही जागृत हुआ, वही बता रहा हूँ कि घर पे एक म्यूजिक का माहौल था। पुरानी डीवीडी कैसेट बजा करती थी हमारे यहाँ। कौन से? मेरे जो दादाजी थे, हाँ। उत्तराखंड के ही हम लोग, तो दादाजी जैसे गाँव में पहले ऐसा संगीत नहीं हुआ करता था। पहले जैसे नाचने गाने वाले आते थे गाँव में, बजाने गाने, तो दादाजी शौकीन थे, तो उनको घर ले आते थे पैसे दे के। अच्छा। घर पे करवाते थे वो, जैसे यहाँ प्रोग्राम देख रहे हैं वो, तो कहते थे कि आज हमारे घर पे आ जाना, तो उनको घर पे करवाते थे। तो वहाँ से संगीत फिर मेरे पिताजी के अंदर आया। तो मेरे पिताजी जब बाहर आए तो वो फिर पुराने लता जी के, मोहम्मद रफ़ी साहब के, किशोर कुमार के, इन सब के गाने सुनना उन्होंने शुरू करे। तो वो जब मैं गाने सुनता था, कोई सा भी एक स्लो में, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रैसे, ऐसे ठंडे स्लो गाने, इससे ऐसा लगता था यार ये क्या चल रहा है जो इतना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे संगीत विकसित होता गया, कहीं ना कहीं मेरा भी गाने का मन होता गया। तो ये जो है ना, आपने कहा कि कैसे बच्चों को आना चाहिए, आने वाला जो विषय है कि उनके अंदर रुचि पैदा होनी चाहिए पहले तो। अच्छा, खुद से ही घर में अगर कोई संगीत का माहौल ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे को मन में कभी ऐसा आएगा कि मैं गाना गाऊं या मेरे अंदर संगीत आए, या कहीं खड़ा होकर वो बहुत दमदारी से गा भी पाए। बच्चे अधिकतर घबराते हैं मंच पे जाने से, इसलिए घर अगर बच्चों को सिखाना है तो घर पे पहले एक ऐसा माहौल होना चाहिए, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है क्या। पहला विषय तो ये कि आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है क्या। हाँ। तबला, हारमोनियम, गिटार, कोई सा इंस्ट्रूमेंट, तो बच्चे को एक रुचि पैदा होगी बजाने गाने के लिए। एक तो ये हो गया। सेकंड होता है फिर उसको गाने के प्रति जागरूक करना। तो कुछ पुराने और अच्छे गाने घर पे बजाते रहना, कुछ अच्छे भजन चलाते रहना, अच्छी म्यूजिक को सुनाना। लेटेस्ट जो चल रहा है वो नहीं चलाना। हाँ, क्योंकि
हर कोई घर पे कलाकार हो ये भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारी फैमिली से कोई म्यूजिक लाइन में है, फिर तो बच्चों के लिए आ ही जाएगा मन में कि चाचू करते हैं या हमारे पिताजी करते हैं तो मैं संगीत में जाऊंगा। पर जिस घर में माहौल ही नहीं है उसको इंस्ट्रूमेंट एक आध रखना चाहिए। अच्छा। और कुछ ना कुछ अच्छा म्यूजिक का माहौल होना चाहिए। और जो कुछ भी नहीं करते कम से कम संगीत उनके पास घर पे तो होना चाहिए। फिर सीखने सिखाने की व्यवस्थाएं बनी हुई है, अलग अलग क्लासेस लगती है। आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत सारी क्या चीजें। फायदा होता है बच्चों के पर्सनैलिटी में और उस चीज में, अगर कोई म्यूजिक सीख रहा है कोई नहीं सीख रहा है उसमें? बहुत अंतर है। वो व्यक्ति हर प्रकार से मतलब एक तो वो साहित्यिक दृष्टि से बहुत मजबूत हो जाता है क्योंकि अलग अलग लिरिक्स पढ़ेगा, अलग अलग गाने गाएगा, तो एक तरह से वो तो बुक ही पढ़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग गानों की अलग अलग समझ पैदा हो रही है उसके अंदर। कोई भजन गाया जा रहा है तो भजन से उसके अंदर एक भाव प्रकट हो रहा है। एक पुराना गाना गाया जा रहा है तो पुराने गाने का एक नेचुरलिटी मतलब जो एक प्राकृतिक सौंदर्य वो आ रहा है। मतलब प्रेम भाव के जिस तरह के गाने सुनेगा हाँ, वो इस तरह से बिहेव करेगा। और कोई हनी सिंह के गाने सुन रहा है तो उस तरह से बिहेव करेगा बच्चा। हाँ बिल्कुल सही बात है। 2-4 बोतल वोट का तो वही सुनेगा। अब 4 बोतल वोट का तो वो एक मैसेज भी तो दे रहा है ना साथ में, काम मेरा रोज का। कुछ गाने ऐसे जो बहुत अच्छा बच्चों को विकसित करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। और इसकी जगह कोई दूसरा एकदम अल्लड़ बल्लड़ गाना सुन लिया जाए तो फिर तो माइंड डाइवर्ट ही होगा ना, एकदम अलग परिवर्तित हो जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये नहीं, मुझे ये करना चाहिए। आपने वो आदि योगी वाला गाना गाया था, गा सकते हैं उसको फिर से? मुझे सुनने का मन है उसका थोड़ा। गा सकता हूँ क्योंकि उससे ही आपका पहला साउंड आपका डॉक्यूमेंट्री में वही वाला गाना है। और जिसने डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना प्लीज। बहुत मेहनत से बनाई है, 4 साल लगे उसे बनाने में। वो भी हमारी साधना है एक तरह से। अब ये गला भी थोड़ा इतना ठीक नहीं है पर जैसा भी है। हाँ। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के स्पर्श से अब योगमय करना है तन मन, सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन धननन उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। सो रहा है नृत्य अब उसको जगाओ, आदि योगी योग डमरू डगडगाओ। प्राण घुंघरू खन खनाओ, खनन खननन खनन खननन सांस शाश्वत सनन सननन प्राण गुंजन धनन धननन। पीस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, खनन खननन खनन खननन सांस शाश्वत सनन सननन। अच्छा बढ़िया बढ़िया। ये कैलाश खेर जी का ओरिजिनल? हाँ कैलाश खेर जी का है और मैं उनको बहुत सुनता भी हूँ। अच्छा, और भी सुनते हैं उनके कोई? हाँ बहुत सारे। बाहुबली में था उनका एक, वो देखो तो फ्रेम में टॉवल तो नहीं आ रहा है? बाहुबली में बहुत सारे गाने थे उनके। वो वाला जो झरने पे चढ़ते हैं। हाँ धीवरा, धीवरा में तो हाँ वो कौन है वो कौन, कौन है वो कौन। हाँ कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। जिसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।
ओ रे ना दा ना 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 दे रे ना 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 ना। तो ये बहुत सारे गाने हैं। ए आर रहमान जी का म्यूजिक सुनते हैं? सुनता हूँ ना। उसके उनका क्या अलग बनाती है उनको, ए आर रहमान जी को? ए आर रहमान जी की जो कंपोजिंग है मैं व्यक्तिगत भी बहुत पसंद करता हूँ, और मैं सबसे कहता हूँ कि वो एक जो कंपोज कर देते हैं उसके बाद ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ और कंपोज हो सकता है। हाँ। जितना अच्छा मतलब 90s के टाइम से ही, चाहे बॉलीवुड में बनाए कोई हो, सा भी आपने गाना हो। तमिल सिनेमा में बनाए। तेरे बिना बेसुवादी बेसुवादी रहतियां हो सजना, तेरे बिना बेसुवादी बेसुवादी अखियां हो सजना। मतलब एक अलग यूनिक। आज वो वंदे मातरम जो गाना है, हाँ। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, यहीं कहीं तेरे जैसा कोई। अब इसका जो एक हाई पिच में जब गाना जाता है, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती थी, सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम। अब इतनी अच्छी कंपोजिंग है ये कि मन ही नहीं भरता जितनी बार सुनो इसको। आज भी 26 जनवरी 15 अगस्त हर समय पर ही गाना बज ही जाता है, कभी नहीं रहता। 26 जनवरी से याद आया, आप रिपब्लिक डे परेड में भी जा रखे थे, मैंने आपके स्टेटस देखे थे, और इस साल भी गए थे आप, 2 साल पहले भी 2021 में रिपब्लिक डे कैंप में गए थे आप एनएसएस से। हाँ, मैं उसके बारे में बताइए, 2021 कैसे गए थे आप? कॉलेज में जैसे हमारे एनसीसी वगैरह चलता है वैसे एनएसएस भी चलता है। तो एनएसएस में ये होता है कि वो कल्चरल एक्टिविटी देखते हैं, कल्चरल एक्टिविटी के साथ साथ वो आपके ड्रिल देखते हैं, परेड आप कितनी अच्छी कर लेते हो। अच्छा अच्छा। उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आरडीसी बोलते हैं इसको, रिपब्लिक डे कैंप। अच्छा। जो आपको 30 दिन गवर्नमेंट के ही वहाँ कैंपस में रखा जाता है। चाणक्यपुरी हॉस्टल है वहाँ दिल्ली में, वहाँ पर आपको रखा जाता है। और उस हॉस्टल में बहुत अच्छे से आपको सारे स्टेटों के बच्चे मतलब रहते हैं। 200 सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उसमें, हर स्टेट से। हाँ। उत्तराखंड से भी थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, हर राज्य के बच्चे वहाँ होते हैं। इतना तो चलेगा थोड़ा। अब भीग भी रहे हैं तो क्या है। हाँ चलो, जब तक बोलने में कंफर्टेबल तब तक करते हैं। हाँ। तब तक मैं आपके साथ हूँ यहाँ। जैसी ज्यादा तेज बारिश होगी मैं सबसे पहले मैं भागूंगा अंदर। तो समझ जाना कि अंदर चले जाना है। तो उस कैंप में मतलब कि एक तो हर स्टेट का आपको कल्चरल देखने को मिलता है। अच्छा। और हर स्टेट का आपको मतलब पारंपरिक वेशभूषा, संगीत, नृत्य और हर प्रकार की भाषा सुनने को आपको मिलती है। 30 दिन क्या होता है वहाँ मतलब? 30 दिन कैंप में अलग अलग कल्चरल एक्टिविटी कराई जाती है। उसमें से कुछ दिन आपको पीएम हाउस विजिट कराया जाता है। अच्छा, पीएम हाउस गए आप? पीएम हाउस भी गए। पीएम से भी मिले? हाँ मिले। अच्छा, मोदी जी से मिला? हाँ मिले। अच्छा। और अलग अलग बहुत सारे मतलब मौके मिलते हैं वहाँ पर। और बहुत अच्छा होता है। और सबसे मेन बात है कि राजपथ की जो परेड होती है उसमें सिविलियंस तो होते ही नहीं है। अच्छा। सब डिफेंस के लोग होते हैं राजपथ की परेड में? हाँ। अच्छा। जल सेना, थल सेना। तो रिपब्लिक डे कैंप नाम भी इसलिए उसका है कि 26 जनवरी की जो मुख्य परेड होती है उसमें आपको एनएसएस के प्लाटून में राजपथ के जो इंडिया गेट का जो राजपथ है, अच्छा, उस पे उसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है। उसका एनएसएस अब उसको कर्तव्य पथ बोलता है। उस कर्तव्य पथ राजपथ की यात्रा आपको करने का अवसर देती है एनएसएस। अच्छा। राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम जो है हर कॉलेज में होती है, लगभग कॉलेजों में। तो आप मतलब परेड में जो आते हैं, झांकी में भी आते हैं आप क्या? झांकी वो एकदम कल्चरल वाली है। अच्छा। उसमें नहीं थे हम लोग। अच्छा, अच्छा। हम लोग एक अलग कैंप में होते हैं। और उस कैंप से ही हमको सीधे परेड में ले आया जाता है। नेहरू युवा केंद्र वगैरह वगैरह वाले लोग जो है वो झांकी में सब करते हैं। राष्ट्रपति से भी मिले आपके? हाँ, राष्ट्रपति भवन में हमको थोड़ा सा ले गए थे, वापस ले आए थे। कोविड का माहौल था। अच्छा। तो बहुत सारे चेकअप हो रहे थे उस समय, इसलिए फिर वहाँ ज्यादा मौका नहीं। बाकी पीएम हाउस तो हम ले गए थे। फिर स्मृति ईरानी जी के सानिध्य में हमको यूथ फेस्टिवल अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला। और खूब कल्चरल एक्टिविटी में हमने ट्रेडिशनल डांस, गाने, संगीत वगैरह सब कुछ हमने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। लाइव परफॉर्मेंस? लाइव। आप वैसे भी करते हो, लाइव परफॉर्म नहीं करते हो वैसे? हाँ करता हूँ ना, कॉन्सर्ट कर लेता हूँ लाइव। अच्छा, आते हैं आपको मतलब पूरा? हाँ बहुत। हाँ प्रॉपर। अच्छा अच्छा। लाइव कॉन्सर्ट तो कर ही लेता हूँ मैं। और अभी एक मेरा बैंड भी चलने वाला है, शुभारंभ करके। अच्छा, शुभारंभ। अच्छा, बढ़िया। तो उसमें क्लासिकल ही चलेगा मतलब? नहीं, क्लासिकल रॉक सब। हाँ। सब आपको अगर उत्तराखंड में आपको शादी में अगर आपको लगता है कि ट्रेडिशनल संगीत चाहिए तो हम तो
गढ़वाली भी गा सकते हैं, जैसे कि तो अब मेरा कुछ ऐसा होगा, घर में फंक्शन होगा तो आपको बुलाओगे जरूर, मेरे लिए हाँ। डिस्काउंट लगा देना। उसमें कर सकते हैं। फ्योलड़िया ते देख के आंदी मनमा, आंदी मनमा, तेरो मेरो साथ छयो पहला जन्मा। ये तो कुमाऊनी गाना है। हाँ, नहीं ये कुमाऊनी है? हाँ, लगभग गढ़वाली है? कुमाऊनी है ये। अच्छा। प्रॉपर गढ़वाली तो नहीं है। और उसके बाद आप बहुत नेगी सारे, जी को भी सुनते हो बहुत ज्यादा? हाँ, नेगी जी उनको तो को follow मैंने- भी करते हो? हाँ, आपने मैं उसमें भी गाया था? मैं नेगी जी को बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि जैसे हमारे भारत में हिंदुस्तानी जो संगीत है उसके बाद फिल्मी दौर के तौर पर लता जी को बहुत पूजा जाता है, ऐसे हमारे उत्तराखंड में जो एक बहुत बड़ा नाम है वो नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। सौण का मैना, सौण का मैना गाया था आपने? सौण का मैना है, और एक गाना जो मुझे गढ़वाली जो नरेंद्र सिंह नेगी जी ने नहीं गाया है, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि तनमा भी तू छे मनमा भी तू, आँखों में तू छे सीणों में तू। बहुत अच्छा गाना है ये। और नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत सारे, इख मछी उख मछी जखमा देख तख मछी, सुध बुध नी रहंदी दिन रात की, कन छुयाल वे तू बकी बात की, बकी बात की। मतलब कि कितना जमीनी स्तर से। हाँ, वर्सेटाइल भी है बहुत ज्यादा ना। अज कह बे न करया, अज कह बे न करया, मटू मटू जोला, हालांकि नया नया बेच छियो डरे मां लगो। हनीमून सॉन्ग है। हाँ, हिटले दी धमाधम, हिटले दी धमाधम सरासरी जोला। मतलब कुल मिला के पहाड़ों की बात अलग है। और मेरे को सबसे विशेष जो बात लगती है उत्तराखंड के गानों में, मूलतः अब का जो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है कि अब थोड़ा परिवर्तन आ गया है। सुर मैलियां क्यों माँ, खट्टी मीठी बातों माँ, हाय कन तेरो यो जादू करो, माया म तेरी उलझी गयो है। अब गाने में परिवर्तन है, पर जो हमारे उत्तराखंड के जो ट्रेडिशनल गाने हैं, मेरे को लगता नहीं कि इतनी सुंदर कल्पना कोई कर सकता है। हाय तेरो रुमाला गुलाबी मुखड़ी, ते भली सजीले नाका की नथुली। मतलब नाक की नथ पे भी इतना सुंदर कल्पना करके गा सकते हैं। और फिर पुष्पा एक पौड़ी खाल जगह है, पुष्प छोरी पौड़ी खाल की, लगदी छे तू बड़ी कमाल की। ऐसे ऐसे गाने हैं जो सुन के लगता है कि वास्तव में इतनी अच्छी कल्पना कौन कर सकता है। सौण का मैना वाले में आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि दो तरह से गाया है। हाँ, मतलब कहने का अर्थ मेरा ये था, वर्सेटाइल। सौण का मैना बुए कनु के रहना, कुवेड़ी लोकाली, अंधेरी राता बरखा की झमनाटा। अभी जो लाइन है, कुवेड़ी लोकाली, इसमें भी तो संगीत ही है ना, मुर्कियां ही है गले की। कुवेड़ी लोकाली, अब ऐसा करके ना गाया जाता, उसको सीधा गाया जाता, कुवेड़ी लोकाली, तो अच्छा ही नहीं लगता। तो इतना अच्छा श्रृंगार संगीत का भी है, गाने का भी है। एक और वाला विदाई वाला सुना आपने, जो विदाई के उसमें रहता है, मेरी लाटली? हाँ, वो मैंने शायद नहीं सुना होगा, पर वो सुरमा सरेला सुना है। हाँ। मेरी सुरमा सरेला सुरमा ए जदी, ये गाने के बहुत फेमस हुए अपने टाइम पर। और रोहित चौहान के भी गाने काफी चले। आजकल लेटेस्ट मॉडर्न में कौन से सुन रहे हो? प्रियंका मेहर, इन सबको सुनता है? हाँ, कम कम सुनता हूँ। अब गाने क्या है कि बदल गए, तो मैं तो आज भी लगभग पुराने ही गढ़वाली सॉन्ग सुनता हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ कुमाऊनी गाने, मेरी चंदा मेरी चकोरा, कि भली रूपा कि भली बुलाना, कि ले जाओ छे तू छोड़ी ए मेरी प्राणा। मतलब कुल मिला के इन गानों का एक जीवित आधार है। इनको सुन के लगता है कि इस गानों में कुछ है। आप इंदौर में रहते हो, वहाँ के रीजनल सॉन्ग्स आप इससे पहले कुछ गा रहे थे क्या? वो बता। हाँ, नहीं वो ठीक है। अरे बताइए ना, आपके मुंह तक आ गया। बसंत ऋतु में है ये गाना। बसंत ऋतु वाला। अब कितना सुंदर गाना है ये।
मेरा डांडे काठियों का मुल्क जैलू, बसंत ऋतु माँ है। मेरा पहाड़, मेरा उत्तराखंड अगर आपको देखना है या घूमना है तो बसंत ऋतु में आना है यहाँ पर, तो आपको मेरा उत्तराखंड पूरा चरम सीमा पर मिलेगा और बहुत सुंदर और बहुत खिलता हुआ नजर आएगा। ऐसा बताना चाह रहा है ये गाना भी। भुगुती गुरौण लगी मेरा मेहता की, हाँ। बॉडी बॉडी है ऋतु, ऋतु चैता की। तो महीना कौन सा चल रहा है? चैत, सावन, बैसाख सब पे लगा दिया। बसंत तो रोड़ी का दिन भी था यार, है ना, रोड़ी के दिन पे। तो सोचो आपकी जिसमें मौसमों का, ऋतुओं का, महीनों का कितना वर्णन है। ऐसे संगीत को कौन सुनना पसंद नहीं करेगा। और बाजारों के रोहित चौहान का गाना तो बहुत पुराना, हे गोरी मुखड़ी सजली नाक मकी लथरी बोली सजनी, गाल माँ कोल काल तिल मेरो दिल की सर। अब उसमें तू 1000 माँ गौ सैरू बाजारू माँ के लोग बोले दी। इनका गाना था। पौड़ी का हमारे यहाँ बाजार है और बहुत फेमस है पौड़ी का बाजार। पौड़ी का बाजार कमला ना मारे लटका। बहुत पुराने गाने तब सुनते थे जब मैं बहुत छोटा था, तभी गाने आए थे। अब तो रोहित चौहान भी काफी बड़े हो गए भाई। हाँ, उनकी तो शादी हो गई। हाँ, सब हो गया। तो अभी उनसे अभी बातचीत चल रही है। मतलब अभी अप्रोच कर रहा हूँ उनको। अच्छा, क्या पता आए कभी इस पे। अच्छा, नहीं बुलाइए आप अपने शो में उनको भी। तो इतनी सारी चीजें संगीत से जुड़ी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा टॉपिक ही संगीत का है आज का। हमने जितना विषय लिया है, एक रीजनल म्यूजिक में एक अलग बात भी होती है कि वो उसी रीजन का ही है। हाँ, वो और कहीं रेप्लिकेट नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। बना के कोई राजस्थान का गाना है उसको उत्तराखंड में नहीं बना सकते, उत्तराखंड का गाना आप तमिलनाडु में नहीं कर सकते। सबसे विशेष बात है इसकी। और दूसरा कि वहाँ की पारंपरिक वेशभूषा, रहन सहन, वहाँ के जो जितने समय से जो चीजें चलती आई है पारंपरिक, वो सब नजर आती है उस गाने में। जो घास काट रही हैं कुछ औरतें या पानी भर के ला रही हैं, सामाजिक स्थिति भी पता चल जाती है। सामाजिक स्थिति, दिशा दशा सब पता चलती है। इतिहास भूगोल क्या रहा होगा, उस टाइम पे क्या रहा होगा, सब उस समय उन गानों का ही एक परिचय है सीधा सीधा कि पुराने समय पे वो गाना लिखा गया होगा तो किस स्थिति में लिखा गया होगा। तो आप बता रहे थे इससे पहले इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने गाना जो गाया था उनका वो हाँ, जब टीरी का बांध पूरा बहा था पानी तो डूबने लग गया था टीरी, तो उस पे भी गाना बना दिया उन्होंने। उसने हर चीज पे बना रहा। फौज में रहे होंगे उनके बेटे, तो उन्होंने उस पे कल्पना करके गाना लिखा कि अबरे दातू लंबी छुट्टी लेके ऐगे भगत आखिर टीरी डूबण लग्यूं चा बेटा बाप दादाओं की जागीर। अब वो टीरी डूबने लग गया है, बाप दादाओं की जागीर डूबने लग गई। ऐसा संदेश गाने से मतलब मैंने ऐसा भी सुना इस गीत के बारे में, नरेंद्र सिंह नेगी ने पेड़ पे बैठ के लिखा था गाना। ऐसा भी कहते हैं पुराने लोग। अच्छा, पुराने लोग कहते हैं कि पूरा डूब गया था तो उन्होंने पेड़ पे बैठ के पूरी दशा देखी थी। अच्छा, कि कैसा डूबा है, कैसा नजारा है, तब जाके जैसे कि कोई लव स्टोरी लिख रहे हो आप, कोई भूत की कहानी लिख रहे हो तो आप उसको थोड़ा फील तो करोगे ना। उसके बाद ही उसका तभी लिख सकते हो। आपने वो चीज फील नहीं करी तो उस बारे में आप लिख नहीं सकते हो। ऐसा मैंने सुना इस गाने के बारे में। उन्होंने पहले बहुत ऑब्जर्व करी सारी चीजें, उसके बाद उन्होंने इस गाने को लिखा। और भी रीजनल म्यूजिक, आप एमपी में रहते हो तो वहाँ का कोई रीजनल म्यूजिक वहाँ कौन सी चलती है रीजनल? एमपी में मालवी भाषा बोली जाती है। अच्छा, मालवी भाषा। और ये एक अच्छी बात थी कि मैं जहाँ रहा मैंने वहाँ की भाषा सीखी। एमपी गया तो मैंने एमपी की भाषा सीखी। मैं फिर उत्तराखंड का तो हुई, पंजाब में मेरा बर्थ प्लेस, मैंने पंजाबी भाषा सीखी। ऐसे कुछ भाषाएं भी मैंने अलग अलग सीखी। तो वैसे जो मालवी बोली जाती है वहाँ पर हमारे इंदौर साइड में, कई करी रही हो, कहाँ जी रही हो, कई खाई रही हो। कई करी रही हो मतलब क्या कर रहा है, कई खाई रही हो मतलब क्या खा रहा है। और कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग आपने बुला दिया है, तूफान तो वापस भेजने का नहीं है कुछ आपको होगा कुछ उसकी मास्टरी करने में टाइम लगता है। ये तो जगह ही वहाँ की है ना कि वो हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। मई का कितनी तारीख है? 8 मई 7 मई और मौसम जाड़ों का हो रहा है पंखा खोलने का मन नहीं किया तो बढ़िया। बहुत काफी ठंडा मौसम हो चुका है और मुझे लगता है समय भी काफी हो गया है। समय नहीं, अभी आपसे और चीजों में डिस्कशन करेंगे। शायरियाँ भी लिखते हैं आप?
शायरियाँ मैं समय के हिसाब से लिखता हूँ, मतलब हाँ। शेरो शायरी गीत गजल जो भी लिखता हूँ मैं। क्योंकि आपने उस टाइम पे पीतमपुरा में पीतमपुर, हाँ हाँ उस पीतमपुरा है, पीतमपुर है? पीतमपुर पीतमपुर है वो? पीतमपुर। अच्छा, पीतमपुरा बोलता हूँ उसे। तो वहाँ आपने शायरियाँ सुनाई थी, बहुत बढ़िया बढ़िया, प्यार के ऊपर लिखते हैं कि? हाँ, बहुत सारी चीजें लिखी तो है मैंने। सिंगर वगैरह, राइटर वगैरह तो प्यार के ऊपर लिखते ही हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है पर मैंने प्यार के ऊपर जितनी चीजें लिखी है वो व्यक्तिगत मेरा अनुभव नहीं, वो दूसरे के अनुभव है सारे। अच्छा, आपसे पूछा, आपने अपनी लव स्टोरी बताई तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया। मैंने कब बताई? अच्छा बताओ नहीं, जैसे आप एग्जांपल दे। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो मैंने उस पे लिखा कि अब चाहकर भी तुझे पाने का इरादा नहीं मेरा, अब चाहकर भी तुझे पाने का इरादा नहीं मेरा, खुद को खुशियां लुटाने का वादा नहीं मेरा, अब तो तेरी यादें ही मेरा सब कुछ है, इस सुकून से कुछ भी ज्यादा नहीं मेरा। अच्छा, और मुमकिन नहीं कि अब खेलिए मैं जीतूं, चाल चलूं अगली जिंदा कोई प्यादा नहीं मेरा। तो ऐसा भी लिखा। और एक वो जैसे एक ये लिखा है कि, फिर एक लिखा है कि एहसास दिल के किताबों में लिख ना सका, एहसास दिल के किताबों में लिख ना सका, दर्द ही सहता रहा हिसाबों में लिख ना सका, गिरा था जाने क्या चांद की आंखों में जो से सितारों में दिख ना सका, सौदे की कोई बात नहीं यारो, बड़े दिल की कीमत थी छोटी इसलिए बाजारों में बिक ना सका। तो ऐसा मैंने लिखा है। जब भी मैंने लिखा, अभी मैं ट्रेन में था तो मैंने ट्रेन में मेरे दिमाग में आया कि मुझे लगभग 12 सालों से ज्यादा ही हो गए, मतलब घर से बाहर ही बाहर। अच्छा, 12 साल हो गए मुझे। तो मैंने उस पर लिखा कि बेघर बेगाने बनकर घूमे बस्ती गांव, बेघर बेगाने बनकर घूमे बस्ती गांव, नगर भी सारा फिरा मुसाफिर मिली न मन को छाँव, एक परिंदा बड़ा शर्मिंदा पाने को नाकाम, डाल डाल कभी पात पात गुजरी उम्र तमाम। तो कहने का अर्थ ये है कि सिचुएशन जैसी होती है मैं वैसा लिख पाता हूँ बहुत अच्छा। आपकी एज कितनी है? मैं 22 कंप्लीट है और ये जो जून आएगा 11 उसमें मेरे 23 मतलब 23 साल पूर्ण हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब पिछले 12 साल में 10 साल के उम्र से आप ट्रैवल ही कर रहे हो? 10-11 साल का था। क्या क्या किया आपने इस टाइम पे ट्रैवल? कहाँ गए? मैंने लोकल क्षेत्र, क्योंकि मैंने आप स्टेटस भी डालते रहो तो बहुत जगह घूमते रहते हो वैसे भी। हाँ, कहाँ घूमे आप? मैं स्टेट से देखा जाए तो मैंने कम से कम 10-12 स्टेट तो मैंने देखे ही हैं। अच्छा, 12 स्टेट लगभग, ज़्यादा ही देखे होंगे। और दूसरा देखिए, एक तो मूल में उत्तराखंड का हूँ, पंजाब मेरा बर्थ प्लेस है और एमपी में मैं रहता हूँ, तो 3 राज्य तो यही हुए, है ना। उसके बाद फिर मेरा आना जाना लगा रहा है, यूपी में गया हूँ मैं, राजस्थान गया हूँ मैं, है ना, और भी बहुत सारी जगह गया हूँ। हर जगह का अलग अलग चार्म है मतलब। और ट्रैवलिंग का ये है कि मैं 10-11 साल का रहूँगा, तब जब घर से आया था 11-12 साल का ही था मैं। तो तब मैं जब आया था तो आरएसएस एक संगठन चलता है, उससे मैं ज्वाइन हुआ और फिर उनके कार्यालय पर रहता था, आरएसएस कार्यालय पर ही। तो समाज सेवा करने का मौका मिलता है तो उसके माध्यम से लोगों के बीच में जाने का मौका मिलता है। तो नई नई जगह जाने का ये फ़ायदा होता है कि हमको वहाँ पर बहुत सारा वहाँ का खान पान, रहन सहन और वहाँ की जो परंपराएं वो हमको देखने को सीखने को मिलती है। भाषाएं, बोली, रीति रिवाज वगैरह और पहनावा वगैरह बहुत सारा अंतर आ जाता है। जैसे राजस्थान जाओगे तो थारे मारे ऐसी भाषा चलती है वहाँ पे। अलग जगह लोग सोचते भी अलग अलग हैं, ये की सोच, उनकी सोच में भी अंतर होता है। इससे आपका ही मतलब वो है कि आप वहाँ से कुछ ले सकते हो। किसी का सॉफ्ट कॉर्नर है, कोई एकदम गर्म स्वभाव का, जैसे भिंड मुरैना ग्वालियर बहुत फेमस है। क्या चीज में? गुस्से में। अच्छा। ऐसे बताते हैं वहाँ के लोग थोड़े गर्म होते हैं, तुरंत गर्म होते हैं, क्योंकि वहाँ मौसम भी गर्म ही होता है। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसा मतलब जैसा वातावरण। जैसे उत्तराखंड के लोग बहुत ज्यादा अलग टाइप के, ईमानदार और चिल, शांत, सरोवर ऐसे ही रहते हैं लगभग। और ईमानदारी में तो मैंने हमेशा सबके मुंह से सुना है कि उत्तराखंड के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, गढ़वाली लोग। पर ऐसे जरूरी नहीं कि सभी। आरएसएस की बात करी आपने, आरएसएस कब ज्वाइन करी थी आपने? मैं पहला ध्वज प्रणाम 2009 में करा था मैंने, और उसके बाद फिर आप विद्या मंदिर से पढ़े हो क्या? हाँ, मैं भी पढ़ा हूँ 8वीं तक। अच्छा। शिशु मंदिर से मैं पढ़ा हूँ 5वीं तक, फिर मैं 1 साल जवाहर नवोदय विद्यालय रहा, फिर 7वीं 8वीं मैंने फिर विद्या मंदिर ने मेरे को जो बनाया, विद्या मंदिर ने ही बनाया 8वीं तक। अच्छा। फिर हमारे वहाँ विद्या मंदिर 8वीं तक ही था। देखिए कितनी अच्छी बात बोली आपने, मुझे जो भी बनाया विद्या मंदिर, शिशु मंदिर काम ही यही करते हैं। विद्या भारती जो है पूरे देश भर में संचालित है,
और विद्या भारती का जो संगठन है वो अपने विद्यालयों को शिशु मंदिर के नाम से संचालित, सरस्वती शिशु मंदिर, उसके संस्कार इतने, आपने देखा होगा कि 1 घंटे तो प्रार्थना ही होती है वहाँ पर। हाँ, भोजन खाने से पहले प्रार्थना, भोजन मंत्र होता है, भोजन करने, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, इस हेतु से शरीर का रक्षण पोषण करना है। हाँ। और फिर एक लाइन है उसमें, हे परमेश्वर एक प्रार्थना नित्य तुम्हारे चरणों में, लग जाए तन मन धन मेरा मातृभूमि की सेवा में। फिर ओम ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्माविर, जो भी है, ब्रह्मा को अर्पण भी कब कर रहे हैं, जब वो मातृभूमि की सेवा की बात कर रहे हैं। कई लोगों की भ्रांतियां है संघ को लेकर, आरएसएस को लेकर, कि ये संगठन तो आतंकवादी संगठन है। कई लोग बोलते हैं ये तो हिंदूवादी है, हिंदू आईसिस है। देखिए, हिंदूवाद एक अलग शब्द है, मुस्लिमवाद, आतंकवाद, ये सब एक अलग अलग शब्द है। लेकिन संगठन जो काम करता है वो व्यक्तित्व विकास का करता है, व्यक्ति निर्माण का करता है, समाज से वो अपने समाज के प्रति जागरूक करता है, लोगों को जोड़ता है। अब जब बाढ़ आती है, हम उत्तराखंड में बैठे हैं अभी, देहरादून में बाढ़ आती है, कुछ होता है, जब आपदाएं आती देश में, तब हम ये थोड़ी देखते हैं कि ये मुसलमान है तो हम इसकी मदद नहीं करेंगे। सेवा कार्य तो सबके लिए बराबर है, इसलिए हमको उसमें व्यक्तित्व शाखा लगती है घंटे की, उस 1 घंटे की शाखा में खेल। शाखा में क्या क्या होता है हमारे यहाँ विद्या भारती, लेकिन आरएसएस की शाखा ही नहीं होती क्योंकि हमारा पहाड़ों पे था ना। हाँ, तो उसमें क्या होती है शाखा में? मैं कई बार सुनता था कि हम शाखा में जा रहे हैं, पर हाँ, शाखा में क्या क्या होता है? कई शाखा लोगों में को ये भी है कि वहाँ सेल्फ डिफेंस और एक दूसरे को मारने की वो दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलाई जाती है। एक दूसरे को मारने की शिक्षा नहीं दी जाती है, आत्मरक्षा की शिक्षा जरूर दी जाती है। यदि आप पर कोई आक्रमण करे तो आपको स्वतः अपनी रक्षा, तो उसके लिए युद्ध सिखाया जाता है। अच्छा। जिसको हम सामान्य कराटे वराटे बोलते हैं। हाँ, ये बॉक्सिंग और कूद रहा जो भी है, तो युद्ध सिखाया जाता है। लठ हाँ, और दंड प्रहार वगैरह सिखाए जाते हैं। अच्छा। लठ से, जो आप लठ बोलो उसको दंड बोलते हैं। अच्छा, हाँ, दंड बोलते हैं। दंड प्रहार कराए जाते हैं, घोष और घोष सिखाया जाता है। हाँ, बहुत। घोष तो मेरा फेवरेट था क्योंकि मैं म्यूजिक में बहुत ज्यादा, तो मेरी वंशी, मैं वंशी में रुचिकर था, तो वंशी बजाता था, तो उसमें कुछ रचनाएं भी। तो शाखा में 1 घंटे के कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। शाखा केवल 1 घंटे की होती है। अच्छा। उसमें खेल, गीत, बौद्धिक, शारीरिक कार्यक्रम, आसन, योगासन, ये सारी चीज सिखाई जाती है और कराई जाती है, ताकि व्यक्ति इतना सक्षम हो चुका है शारीरिक मानसिक दोनों रूप से, ताकि समाज के हर कार्य में अपनी वो भूमिका निभा पाए। इस प्रकार के सारे कार्यक्रम होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि हिंदूवादी संगठन है, हाँ, हिंदुत्व के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, और जय श्री राम कहता है, सारी चीजें करता है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रांतियां जो फैली हुई है, अब जो सोचते हैं कि देश में भाई समरसता का भाव नहीं होना चाहिए, जिनको लगता है कि जाति पाति भेदभाव होना ही चाहिए, तो वो लोग क्यों समर्थन करेंगे संगठन का? अच्छा। और संघ सिखाता है कि जाति पाति भेदभाव कुछ नहीं है। मोहन भागवत जी का बयान भी आया था कि जाति की व्यवस्था ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, तो वैसे नहीं, वो तो उन्होंने कहा कुछ और था, और उसको मीडिया ने उछाल के कुछ और कर दिया। और मीडिया का तो देखो काम ही ऐसा है, और कुछ लोग भी मीडिया को प्रसाद देते रहते हैं, तो मीडिया अपने हिसाब से चलती रहती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने वर्ण व्यवस्था की बात करी थी कि इतने सारे पंथ जाति पाति भेदभाव, लेकिन हम संघ में जो करते हैं, मूलतः हम जो करते हैं वो हम समरसता की बात करते हैं, हिंदुत्व का काम करते हैं, और सर्व धर्म सर्व समुदाय एक मानकर हम सबके साथ मिलकर भोजन करते हैं, मिलकर साथ रहते हैं। मुस्लिम युवा भी आता है आरएसएस में? बहुत सारे मुसलमान भी संघ में हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल है। हाँ, बहुत सारे मुसलमान जुड़े हैं संघ में। हमारे संघ की एक मुस्लिम शाखा भी है वैसे। कृषि, वैसे संघ की मैंने पढ़ा था कि 10-12 कृषि के लिए अलग है। हाँ, उनकी ब्रांचेस है, मतलब उस चीज की ब्रांचेस। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लिए अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैंने लिस्ट देखी। हाँ, अलग से कुछ नहीं है, साथ में ही जो भी है। अच्छा। अब जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, विद्यार्थी परिषद है, ये संघ के ही बहु प्रकल्प है सारे। हाँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, ये सब संघ के ही प्रकल्प हैं। पर कहीं ना कहीं संघ मूल एक काम करता है, जो गणवेश पहनता है, आपने देखा होगा कि गणवेश का चेंज क्यों हुआ? गणवेश पहले वो था शॉर्ट्स और वो था, अब फुल पैंट्स, क्योंकि मैंने कुंभ मेले में देखे तो काफी वॉलंटियर, सारे लगभग वॉलंटियर्स आपके हमारे आरएसएस वाले ही थे। तो उस टाइम मैंने पहली बार देखा, मैंने बचपन में देखा था संघ की, उस टाइम पे तो शॉर्ट्स और वो उसमें ही थे। और 2000 अभी तो चेंज हुआ है शायद से। 2-3 साल पहले। 2-3 साल ही हुए। ये चेंज क्यों किया गया? गणवेश चेंज करने का कोई मूल कारण नहीं, पर समय के साथ पूजनी जी कहते हैं, परम पूजनी मोहनराव जी कहते हैं कि समाज के साथ जरूरी नहीं कि आपको लुंगी पहन के काम करना है। आपको लगता है कि जींस पहन के युवाओं को समझाना पड़ेगा, तो भी हम संगठन सिखाएंगे उनको। क्योंकि क्या होता है कि
समाज में जो युवा है ना, वो अचानक तो नेकर पहनेगा नहीं, अचानक तो गणवेश पहनेगा नहीं, उसको बताना पड़ेगा, हिलना मिलना पड़ेगा। कई लोग नेकर के कारण संघ से ही नहीं जुड़ पा रहे थे। अच्छा, ऐसा होता था बहुत बार। कई लोग मजाक भी बना देते थे। कई लोग नहीं, हम उपवास देखो, संघ तो चिंता करता ही नहीं कौन क्या बना रहा है, युवा तो करता था जो ज्वाइन करना होता था। तो इसलिए संघ में निर्णय लिया गया है कि गणवेश बदलना चाहिए। लेकिन अब अच्छा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया लगता है अब। हाँ, और किसी एक पर्सनल एक व्यक्ति के आधार पे नहीं हुआ, पूरे संघ ने ही तय करा है। संघ की प्रार्थना भी तो है, वो याद है आपको? याद है। सदा, मेरे को याद नहीं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हूँ। इसका मतलब नमस्ते सदा हे मातृभूमि, मैं तुझे हमेशा प्रणाम करता हूँ। हे वत्सल मातृ, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। वात्सल्य, वत्सल जो शब्द होता है वो पवित्र से भी बड़ा शब्द माना जाता है। अच्छा। वात्सल्यता से भरी है माँ, जिस भारत माता की गोद में गंगा यमुना सरस्वती पावन तीर्थ सब विराजमान है, तो हे वात्सल्यता से भरी है माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तो या हिंदू भूमि सुखम, हे हिंदू भूमि सुख देने वाली, ऐसा इसका अर्थ है। बहुत आगे बहुत अच्छा अर्थ है इस प्रार्थना का, जानना तो चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो कुछ ये तो अपनी उसकी कर रहे हैं। हाँ, अपनी मातृभूमि की पूजा करना क्या गलत बात होगी? गलत नहीं है, पर लोगों ने कभी अर्थ जानना ही नहीं, आधे लोगों को संस्कृति नहीं आती है। और दूसरा क्या है कि वंदे मातरम आपने जो सुना है, वो संपूर्ण वंदे मातरम कहाँ है? हाँ, पूरा नहीं, 1 मिनट। संपूर्ण वंदे मातरम नहीं है। नहीं है। अब कुछ मुसलमानों ने उस समय कहा था कि हम भारत माता की आराधना नहीं करेंगे। मतलब भारत माता की कर भी लेंगे, पर उनका तो एक ही है ना। हाँ, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कोटि कोटि सहस्त्र वाली हम, तो उन्होंने विरोध करा, तो वंदे मातरम आधा ही रह गया। कितना रह गया? सुजलाम सुफलाम मलयज शुभ्र ज्योत्स्नाम फुलिकितान, ये सब यहाँ तक। पर जो आगे था, कोटि कोटि कंठ कर खर निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धित कर खर वाले, कुल मिला के उसमें ये है कि कोटि कोटि भुजाओं वाली। तो इस समुदाय को लगा कि यार कहीं ना कहीं तो माता का वर्णन कर रहे हैं, माता की पूजा की बात कर रहे, तो हम लोग नहीं करेंगे। पर एक गलत भ्रांति थी, है ना। हम किसी धर्म का या जाति का विरोध नहीं कर रहे, पर हम केवल समाज को एक अच्छी दिशा और दशा देने का प्रयास करते हैं। हाँ, उसमें शिक्षा में भी महापुरुषों की एक पूरी अलग से बुक होती है। हाँ, होती है ना। अब लोगों को वही, अब आप छत्रपति शिवाजी को पढ़ते नहीं, आप महाराणा प्रताप को पढ़ते नहीं, आप भगत सिंह को पढ़ते नहीं, तो आप कैसे जानेंगे इनके बारे में? और कैसे इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या दिया है, क्या क्या त्याग बलिदान समर्पण किया है, हम कब जानेंगे? अब जिनके बारे में पढ़ते हैं वही बन भी जाते हैं, वही बन जाते हैं। जैसे मतलब अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बचपन में उनके, और कहीं ना कहीं जैसा चित्र वैसा चरित्र, जैसे चित्र देखते हैं वैसे चरित्र बनता है। तो विवेकानंद है, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारियों को पढ़ना ही चाहिए। महात्मा गांधी, हाँ, महात्मा गांधी को भी पढ़ लेना चाहिए। ऐसा ही। और संघ के जो हमारे संस्थापक हैं, परम पूज्यनी केशव बलराम हेडगेवार जी और परम पूज्यनी गुरु जी जिनको बोलते हैं ऐसे, उनको पढ़ना चाहिए। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, इनको पढ़ना चाहिए। इनका जीवन बहुत प्रभावशाली रहा है और इनको जो भी पढ़ेगा वास्तव में जीवन में कुछ ना कुछ सीखेगा। इनसे पढ़ना चाहिए। इंडिया में फेवरेट म्यूजिक एल्बम कौन सी है आपकी? जैसे मेरी तो रॉक स्टार है 2011 ए आर रहमान। तो रॉक स्टार के बाद कोई सब रिमिक्स वगैरह का दौर शुरू हो गया था। अब रॉक स्टार में गाने कैसे हैं? रॉक स्टार बढ़िया। हाँ। मैं मतलब मिक्स सुनता हूँ। अच्छा। सबको सुनता हूँ मैं। हाँ। जो मैं पसंद करता हूँ, हरिहरन जी को सॉफ्ट कॉर्नर में अगर म्यूजिक सुनना है तो हरिहरन जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ। हाँ। और कैलाश खेर जी को मैं थोड़ा सा अलग से पसंद करता हूँ। अच्छा। बाकी एल्बम विशेषकर ऐसा कोई कुछ नहीं है, शुरू से सुनता आ रहा हूँ मैं संगीत। अच्छा। और लगभग बहुत सारे लिरिक्स मुझे याद भी हुए अब तक। बहुत सारे लिरिक्स, नए पुराने गीत, मतलब लगभग मुझे 2000 लिरिक्स याद हैं लगभग। चलो ठीक है। अब तो बारिश भी होने वाली है, आपको कुछ और कहना, मेरे से कुछ पूछना है? नहीं, बस ठीक है ना। अरे पूछना होगा, कुछ तो पूछना होगा। ये शो कब से चल रहा है आपका? शो तो हो गया, अभी आपका शायद 10वां 11वां शूट है और 11वें 12वें 10वें नंबर पे कभी भी पढ़ सकता है। 7 हमारे आउट हो चुके हैं, 8वां अभी नेक्स्ट 10 तारीख को आउट होगा। ये एपिसोड हमारा कितने तारीख? 8 तारीख को शूट वो हो रहा है। तो मैं आपसे ये मतलब इस चैनल के लिए कहूँगा कि दूर दरार इलाकों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। जो पब्लिक को पता ही नहीं है। मेरा मकसद वही है ना। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा मकसद है आपका। मैं अपनी तरफ सजेशन दे रहा हूँ आपको, वहाँ पर भी जाकर उनको भी निकालना चाहिए बाहर। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में एक से एक तैराक हैं, एक से एक तीरंदाज हैं, एक से एक पेड़ पे चढ़ने वाले हैं, पर उनको ओलंपिक तक ले जाने वाला कोई नहीं है। उनको ओलंपिक बताने वाला कोई नहीं है। उनको स्पोर्ट कोटा भी एक अलग से बना हुआ है, ये कोई बताने वाला नहीं है।
इसलिए हमने इस चैनल के साथ साथ ये प्रयास भी करना चाहिए कि उनको भी एक नई चीज मिल जाए। जैसे बिल्कुल, उनको भी वो तो चैनल पे आ गए, ये हमको अपने चैनल के लिए कुछ मिल गया, ऐसा उनके जीवन के लिए उनको कुछ मिल जाए, मतलब आगे वो भविष्य में अप्लाई कर सकें, ट्राई कर सकें, कहीं ना कहीं कोई क्लब ही ज्वाइन कर ले, मतलब बाहर बच्चा निकले वहां से। तो उत्तराखंड का, हम इंदौर रहते हैं ना, तो हम एक कार्यक्रम रखते हैं बसंत उत्सव करके। अच्छा, बसंत उत्सव, हाँ, फोटो डाली थी आपने, हाँ। तो उसमें वो लोग पूरे उत्तराखंड के लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, फिर कार्यक्रम करते हैं, फिर वो माइक से बोलते हैं आज हमारा उत्तराखंड यहाँ पहुंच गया है, आज हमारे उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पर आके इतना नाम कर रहे हैं, और बहुत सारा नाम होता है। तो इसको बातचीत को आप किसी गाने पे एंड करना चाहेंगे? बारिश भी हो रही है, छाता दे दो। हाँ, किसी गाने पे एंड, गाने पे एंड कर लेते हैं इसका। हाँ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को आसमां मिल गया, ये जहां मिल गया। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, इतनी दूर से आप आए हमारे पॉडकास्ट के, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, वैसे भी बारिश हो गई।